नहीं पढ़ाया था। और पॉलीगन पे पहले भी सवाल आते रहे हैं, सीडीएस के पेपर में भी आते हैं, हर पेपर में सवाल आते हैं। ईच कंसेप्ट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पहले थ्योरी, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं उसमें आपको जो हेक्सागन के जो शेडेड एरिया वाले सवाल है वो भी उसी में कराऊंगा, ठीक है। ज्योमेट्री में मैंने पॉलीगन डिस्कस नहीं किया था, मैं उसको यहीं पे डिस्कस करूंगा। ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन के ऑल कंबाइंड कंसेप्ट, टोटल 55 के आसपास क्वेश्चन हैं आपके पॉलीगन में, आपको बहुत ध्यान से समझना है और कंसेप्ट को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करेंगे। पॉलीगन, पॉलीगन मतलब हिंदी में बोलते हैं ना इसको बहुभुज। पॉलीगन मतलब बहुभुज, ठीक है। पॉलीगन मतलब बहुभुज, ठीक। मतलब ए पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर विद 3 और मोर साइड, ठीक है। ए पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर, ए पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर विद 3 और मोर साइड्स, विद 3 और मोर साइड, 3 या फिर 3 से ज्यादा भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही क्या कहते हैं हम? पॉलीगन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि पॉलीगन में कम से भी कम 3 साइड होनी चाहिए। 3 ही क्यों? क्योंकि 2 साइड से तो आपकी कोई भी फिगर क्लोज हो ही नहीं सकती। 2 साइड से केवल क्या बन सकता है? आपका एक ओपन एंगल बन सकता है, 2 साइड से कोई फिगर क्लोज्ड नहीं हो सकती। सो पॉलीगन बनने के लिए आपकी एटलीस्ट कितनी साइड होनी चाहिए? 3 साइड होनी चाहिए। तो अगर एटलीस्ट 3 साइड होनी चाहिए, वो भी क्लोज्ड फिगर में, तो मुझे पता चला कि यदि सबसे छोटे पॉलीगन की बात करूं मैं, तो सबसे छोटा जो पॉलीगन है, सबसे मिनिमम साइड का जो पॉलीगन है, मिनिमम साइड का जो पॉलीगन है, वो क्या होने वाला है? आपका ट्राइंगल। बहुभुज मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाओं। सो मिनिमम जो साइड हो सकते हैं किसी पॉलीगन में वो 3 होनी चाहिए, और सबसे मिनिमम साइड वाला जो ट्राइंगल बनेगा, वो मिनिमम साइड वाला जो पॉलीगन बनेगा वो ट्राइंगल यानी कि एक त्रिभुज होगा, ठीक है। अब पॉलीगन की डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि या तो 3 साइड होनी चाहिए या फिर 3 साइड से ज्यादा होनी चाहिए। मिनिमम 3 साइड तो होनी ही चाहिए, बट मैक्सिमम साइड कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम साइड के बारे में नहीं बताया गया ना। तो यदि किसी पॉलीगन में 100 साइड भी हो सकते हैं, 200 साइड भी हो सकते हैं, 300 साइड भी हो सकते हैं, 400 साइड भी हो सकती हैं, कितनी भी साइड्स पॉलीगन में हो सकती हैं। तो अगर मैं आपसे मैक्सिमम साइड वाले पॉलीगन की बात करूं कि सबसे अधिक भुजाओं वाला बहुभुज, तो आप बताएंगे कि सबसे अधिक भुजाओं वाला बहुभुज क्या होता है? सबसे अधिक भुजाओं वाला बहुभुज होता है आपका सर्कल यानी कि वृत्त। अगर मैं आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो सर्कल भी एक बहुभुज है, एक पॉलीगन है विद इनफाइनाइट साइड्स, जिसमें अनंत भुजाएं हैं, ठीक है। अगर मैं सर्कल की ये 2 पॉइंट ले लूं, पास ये पॉइंट है P1, ये पॉइंट P2, तो बहुत छोटी सी साइड होगी, P2 P3 बहुत छोटी सी साइड होगी, P3 P4 बहुत छोटी साइड होगी। इस तरीके से यहां पे अनंत छोटी सी साइड है, किन्हीं भी 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट के बीच की दूरी बहुत कम है, यहां पे अनंत भुजाएं। तो सर्कल में आपकी इनफाइनाइट साइड है, ट्रायंगल में आपकी मिनिमम 3 साइड है, सर्कल में मैक्सिमम साइड है, तो लार्जेस्ट साइड का पॉलीगन और ये मिनिमम साइड का पॉलीगन, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर है। अब जैसे यदि मैं आपको 3 साइड्स का पॉलीगन बताऊं, 3 साइड्स के पॉलीगन की बात करूं, साइड्स हैं 3, तो उस पॉलीगन का नाम क्या होगा? वो पॉलीगन होगा आपका ट्रायंगल। वो पॉलीगन क्या होगा? आपका ट्रायंगल, ठीक है भाई। यदि किसी पॉलीगन में 4 साइड्स हैं, 4 भुजाएं हैं, सभी को पता है उस पॉलीगन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। वो पॉलीगन क्या हो जाएगा? आपका क्वाड्रिलेटरल होगा, चतुर्भुज। वो पॉलीगन कैसा होगा? आपका क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं उसको, चतुर्भुज। यदि किसी पॉलीगन में, किसी बहुभुज में 5 साइड है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेंटागन, पंचभुज। पेंटागन, पंचभुज, GON का मतलब ही भुज होता है, भुजाएं होता है, पेंटागन। यदि किसी पॉलीगन में 6 साइड हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हेक्सागन, ठीक है ना, षटभुज, हेक्सागन, 6 भुजाओं वाला। इसी प्रकार से यदि किसी पॉलीगन में 7 साइड्स हो, तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेप्टागन, ठीक है ना, सप्तभुज, 7 भुजाओं वाला हेप्टागन, ठीक। इसी प्रकार से यदि किसी पॉलीगन में 8 साइड हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्टागन, ऑक्टागन, अष्टभुज, क्लियर? कोई समस्या इसमें? इसी प्रकार से यदि किसी पॉलीगन में 9 साइड हो, तो क्या बोलते हैं इसको? वर्ड सुना होगा आपने, नोनागन, NONAGUN, नोनागन, ठीक है भाई। यदि किसी पॉलीगन में आपकी 10 साइड हो, तो हम उसको बोलते हैं क्या? डेकागन, डेकागन, डेका मतलब 10 होता है, डेकागन। इसी तरीके से ये आपका कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी पॉलीगन में, किसी बहुभुज में अनंत साइड है, इनफाइनाइट्स, तो वो पॉलीगन फिर क्या हो जाएगा? आपका सर्कल। वो पॉलीगन की फिर क्या हो जाएगा? आपका सर्कल, क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? एक्चुअली जैसे जैसे मैं पॉलीगन में साइड बढ़ाता जाऊंगा, वो एक सर्कल की फॉर्म लेता जाएगा। आप समझना ध्यान से। मैंने बनाया आपके सामने एक 3 साइड्स का पॉलीगन, दैट मींस ट्रायंगल। मैंने बनाया आपके सामने एक 4 साइड का पॉलीगन, दैट मींस क्वाड्रिलेटरल। मैंने बनाया आपके सामने एक 5 साइड का पॉलीगन, दैट मींस पेंटागन। मैंने बनाया आपके सामने ये 6 साइड का पॉलीगन यानी कि हेक्सागन। इसी तरीके से मैं यहां पे बनाऊंगा एक 7 साइड का पॉलीगन, 1 2 3 4 5 6 7 साइड का पॉलीगन। मैंने बनाया आपके सामने एक ये 8 साइड का पॉलीगन, क्लियर है? तो जैसे जैसे मैं देख रहा हूं साइड बढ़ाता जा रहा हूं, आप देखना मैं साइड के ऑर्डर को इंक्रीज करता जा रहा हूं। ये क्या आपका 3 साइड्स वाला ट्रायंगल, 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाला पेंटागन, 6 साइड वाला हेक्सागन, 7 साइड वाला हेप्टागन, 8 साइड वाला ऑक्टागन, 9 साइड वाला नोनागन, 10 साइड वाला डेकागन। तो आप देख रहे हैं कि ये दे आर गेटिंग क्लोज्ड टू सर्कल। उस सर्कल की शेप के समीप आते जा रहे हैं। जैसे जैसे इसमें मैं साइड बढ़ाता जा रहा हूं, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल सर्कल की शेप के समीप आते जा रहे हैं। और अगर मैं इनकी साइड इस तरीके से इसी ऑर्डर में बढ़ाता जाऊंगा, और जब मैं बहुत सारी अनंत साइड कर दूंगा, तो वो एक सर्कल की फॉर्म ले लेगा। तो ये अनंत साइड का
आपका पॉलीगन बनेगा। क्लियर भाई? किसी को कोई समस्या इसमें? सिंपल सी बात थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब समझना, पॉलीगन को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, दो तरीके से हम पॉलीगन को देखते हैं। एक होता है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन, पहला है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये क्या है आपके टाइप्स ऑफ पॉलीगन, पहला है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है भाई, फर्स्ट टाइप है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? सपोज मैं आपके सामने एक पॉलीगन बनाऊं कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने इस तरीके से पॉलीगन बना दिया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? मैंने आपके सामने इस तरीके से पॉलीगन बनाया, मैं इसका नाम दे रहा हूं ABCDEF। ठीक है, हमने आपके सामने कुछ इस तरीके से पॉलीगन बनाया। तो इसमें ये जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल ए अंदर की तरफ, एंगल एफ ये अंदर की तरफ, एंगल ई, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी, अंदर की तरफ ये जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, इनको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं हम इनको? इंटीरियर एंगल्स, यानी कि आंतरिक कोण। ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, ऑल आर इंटीरियर एंगल्स। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन ये होती है कि ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। कोई समस्या इसमें किसी को? ठीक है भाई। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू, जैसे हमने आपके यहाँ पे पॉलीगन के 6 इंटीरियर एंगल बताए हैं, ईच इंटीरियर एंगल आप कोई भी देख लो, कोई भी आंतरिक कोण देख लीजिए, प्रत्येक आंतरिक कोण आपका 180 डिग्री से छोटा है। तो ये होता है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन, ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। क्लियर? चलिए, दूसरा होता है आपका कॉनकेव पॉलीगन, दूसरा होता है आपका कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। क्लियर है? कॉनकेव पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन क्या है? सपोज मैं आपके सामने फिगर बनाऊं कुछ इस तरीके से, मैंने आपके सामने एक इस तरीके से फिगर बनाई, ठीक है भाई, क्लियर? या फिर मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से फिगर बनाता हूं, 1 2 3 ये वाला, ठीक है। मैंने आपके सामने इस तरीके से दो पॉलीगन बनाए। तो यहां पे हम देख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है एंड दिस इंटीरियर एंगल। ये सब क्या है? पॉलीगन के ये सब इंटीरियर एंगल है, ये सब इंटीरियर एंगल है जो अंदर की तरफ बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। यहां पे एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल, यहां पे देख लो ये वाला जो इंटीरियर एंगल है ये आपका 180 डिग्री से ज्यादा है। क्लियर है? यहां पे भी आप देख सकते हो कि यहां पे ये वाला जो इंटीरियर एंगल है ये आपका 180 डिग्री से ज्यादा है। यानी कि कॉनकेव पॉलीगन के केस में एटलीस्ट, कम से भी कम, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज more than 180 डिग्री, more than 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा होगा। कम से कम एक इंटीरियर एंगल आपके कॉनकेव पॉलीगन का। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक बार पेपर में एक और डेफिनेशन पूछी गई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सपोज ये आपका एक पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अगर मैं इसके अंदर कहीं कोई दो पॉइंट ले लूं, P1 और P2, P1 और P2, मैं कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर कहीं भी कोई भी दो पॉइंट्स या दो बिंदु ले लूं, कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर कहीं भी कोई भी दो पॉइंट्स ले लूं और अगर मैं उन पॉइंट्स को मिलाऊं इस तरीके से, तो उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो है हमेशा, ये जो लाइन P1 P2 है, ये जो लाइन P1 P2 है, ये ऑलवेज लाइज इनसाइड द पॉलीगन, हमेशा पॉलीगन के अंदर ही लाई करेगी। ऑलवेज लाइज इनसाइड द पॉलीगन, ये हमेशा पॉलीगन के अंदर ही होगी, बहुभुज के अंदर ही होगी। क्लियर है? पॉइंट P1 और P2 को मिलाने वाली लाइन हमेशा, चाहे कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनको मिलाने वाली रेखा हमेशा पॉलीगन के अंदर ही रहेगी। लाइन P1 P2 ऑलवेज लाइज इनसाइड द पॉलीगन। क्लियर है? ये सिंपल सी बात है, बहुत आसान भी है, ठीक है ना, समझते रहना। लेकिन अगर मैं कॉनकेव पॉलीगन की बात करूं, मैं इसके अंदर कोई दो पॉइंट लेता हूं, P1 P2 कुछ इस तरीके से कि ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट आपका इस तरीके से P2 है। तो यदि मैं P1 और P2 को मिलाऊं, P1 और P2 को मिलाऊं, सिमिलरली मैं यहां भी दो पॉइंट ले सकता हूं आपके इस तरीके से कि ये पॉइंट आपका P1 है, ये पॉइंट आपका P2, मैं P1 और P2 को मिलाऊं, तो एटलीस्ट वन लाइन ऐसी जरूर है जो आपकी पॉलीगन के बाहर चली जाएगी। एटलीस्ट वन लाइन ऐसी जरूर पॉसिबल है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कॉनकेव पॉलीगन के अंदर दो पॉइंट P1 P2 लिए इस प्रकार से, तो एटलीस्ट वन सिंगल लाइन ऐसी जरूर पॉसिबल है, एटलीस्ट वन लाइन, वन से ज्यादा भी हो सकती है, कि वो उन दो पॉइंट P1 P2 को मिलाने वाली लाइन आपकी क्या हो, पॉलीगन के बाहर पहुंच जाए। जैसे यहां पे आपको दिखाया गया, एटलीस्ट वन लाइन ऐसी जरूर पॉसिबल है, दो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट P1 P2 को मिलाने वाली, कि वो लाइन आपकी कॉनकेव पॉलीगन के बाहर लाई करे। क्लियर है? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सारी डेफिनेशन की बात हुई। अब हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे, पॉलीगन के एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, उनका सम कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं आपके सामने पॉलीगन, एक सिंपल सा पॉलीगन बनाता हूं, ये देखिए, मैं आपके सामने एक सिंपल सा पॉलीगन बनाता हूं। मैं ज्यादातर जो एग्जांपल लेता हूं वो हेक्सागन का लेता हूं, क्योंकि हेक्सागन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पॉलीगन में से है, सबसे ज्यादा सवाल हेक्सागन से बनते हैं। सो किसी भी पॉलीगन के लिए, अच्छा सपोज ध्यान से समझना,
जैसे मैंने आपके सामने एक हेक्सागन बनाया और इस हेक्सागन में 6 साइड्स हैं। इस हेक्सागन में कितनी है? 6 साइड्स हैं, 6 भुजाएं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। अगर इसमें 6 साइड्स है तो बताना जरा इसमें वर्टेक्स कितने? 1 2 3 4 5 6। इसमें वर्टेक्स भी 6 है, इसमें वर्टिसेस भी 6 हैं। अगर मैं बात करूं इंटीरियर एंगल की तो इसमें इंटीरियर एंगल कितने? 1 2 3 4 5 6। इसमें इंटीरियर एंगल भी कितने? इंटीरियर एंगल भी इसमें 6 हैं। अब यदि मैं इसको यहां पे आगे बढ़ा दूं तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल के साथ होता है एक एक्सटीरियर एंगल। तो ये इंटीरियर एंगल है I, ये एक्सटीरियर एंगल है E। समझ बात को? मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये बनेगा एक्सटीरियर एंगल, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये बनेगा एक्सटीरियर, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा एक्सटीरियर, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा एक्सटीरियर, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा आपका एक्सटीरियर। तो इसमें 6 तो साइड्स हैं, 6 ही वर्टिसेस हैं, 6 ही इंटीरियर एंगल हैं और 6 ही एक्सटीरियर एंगल हैं। ये बात आपको याद रखनी है। देखो मैंने आपको विद प्रूफ करके एक एग्जांपल लेके समझाया। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि सपोज आपके पास n साइड्स का पॉलीगन है, ए पॉलीगन विद n साइड्स, जैसे ये हो गया यहां पे इस टाइप से। आगे नहीं पता इसमें साइड है, आगे बढ़ते ही जाएंगे, आगे नहीं पता कि आगे क्या कहानी चल रही है, लेकिन ये क्या है? तुम्हारा n साइड्स वाला पॉलीगन है, n साइड्स वाला पॉलीगन है, ये n साइड वाला बहुभुज है। ठीक है, इसमें कितनी है? n साइड्स है। कितनी है? इसमें n साइड्स है, n साइड्स वाला पॉलीगन है ये। ठीक है, आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें n साइड्स होंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉलीगन में यदि n साइड्स हैं तो उसमें n ही वर्टिसेस होंगी, n ही क्या होंगे? इसके सीड्स होंगे। वर्टिसेस का मतलब ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, इसी हिसाब से यदि n साइड्स है तो n ही आपकी वर्टिसेस होंगी। और ये भी कह सकते हैं कि इसमें n ही इंटीरियर एंगल होंगे, n ही इंटीरियर एंगल्स होंगे। क्लियर है? n ही इसमें इंटीरियर एंगल्स होंगे, n ही आंतरिक कोण होंगे और स्मॉल n ही इसमें एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। स्मॉल n ही क्या होंगे? इसमें एक्सटीरियर एंगल्स या बाहरी कोण। इंटीरियर एंगल्स मतलब आंतरिक कोण और एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाहरी कोण। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो n वर्टिसेस होंगी, VERTICES। ठीक है, n वर्टिसेस, n इंटीरियर एंगल्स और n एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? ये बहुत ही आसान सी बात है। चलिए अब देखना, अगर हमारे पास कोई पॉलीगन है जिसमें n साइड्स हैं, सपोज वी हैव ए पॉलीगन विद n साइड्स, ए पॉलीगन विद n साइड्स। हमारे पास एक पॉलीगन है जिसमें n भुजाएं हैं, स्मॉल n, ए पॉलीगन विद n साइड्स। क्लियर है? तो हम आपके सामने बना रहे हैं पॉलीगन, इस टाइप से वो पॉलीगन होगा कुछ। आगे नहीं पता इसमें कितनी साइड है, बढ़ता ही जा रहा है। इस पॉलीगन में n साइड्स है, तो ये पॉलीगन है, इसमें स्मॉल n साइड्स है। ये सब क्या है? इसके इंटीरियर एंगल। ये क्या है? इसके इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर है? तो यदि किसी पॉलीगन में n साइड है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन के सारे आंतरिक कोणों का योगफल कितना होगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन कितना होगा? यदि किसी पॉलीगन में n साइड्स है तो उसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाला जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, उन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो होगा आपका n-2 इंटू 180 डिग्री। आपको पता होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, चाहे n इंटीरियर एंगल बोल लो, चाहे n एक्सटीरियर एंगल बोलो, चाहे n वर्टिसेस बोल लो। n-2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 गुणा 90। तो 2 के अंदर में गुणा कर दूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2n-4 इंटू 90 डिग्री। और ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूले की फॉर्म में पूछा गया है आपके पेपर में। किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम, सारे के सारे आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री या फिर 2n-4 गुणा 90 डिग्री। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये आया कहां से ये भी मैं आपको बताऊंगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री, अदरवाइज 2n-4 इंटू 90 डिग्री। क्लियर भाई? कोई समस्या इसमें किसी को? चलिए, ये मैंने बात बताई आपको n साइड के पॉलीगन की, स्मॉल n साइड्स के पॉलीगन की। ठीक है, समझते रहना। सपोज मैं बनाता हूं आपके सामने ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं 1 2 3, इन सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये सभी को पता है। सपोज मैं बना रहा हूं आपके सामने इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल, मैंने आपके सामने चतुर्भुज बनाया। तो चतुर्भुज है, अगर मैं इसका एक डायगोनल खींच दूं, अल्टीमेटली डायगोनल खींच दूं, मैं इसका डायगोनल खींच दूं तो क्या होगा? इसमें 2 ट्रायंगल बन गए। अब इसका सम, इस वाले ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180, इस वाले ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो टोटल क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो गया? 2 इंटू 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 1 इंटू 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। क्लियर? कोई समस्या? चलिए, अब सपोज मैं आपके सामने बनाता हूं इस टाइप से एक ये पेंटागन, पंचभुज बनाया मैंने आपके सामने। अगर मैंने पंचभुज बनाया, मैंने यहां से इस तरीके से खींच दिया, एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी, तो ऐसे मुझे डायगोनल खींचने पे, विकर्ण खींचने पे पता चला कि इसमें तो ये 3 ट्रायंगल बन गए, 1 2 3 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल बन गए? 3 ट्रायंगल बन गए। अब प्रत्येक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मेरे पास तो 3 ट्रायंगल है, तो 3 ट्रायंगल के टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा? 3 इंटू
3 इंटू 180 डिग्री, यानी कि मुझे पता चला कि पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 540 डिग्री। क्लियर है, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से यदि मैं आपके सामने एक हेक्सागन बनाने की कोशिश करूं तो हेक्सागन आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, ये हो जाएगा हेक्सागन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो अगर मैं इसमें लाइन इस तरीके से खींच देता हूं, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3, तो मुझे ऐसे डायगोनल खींचने पे पता चला इसमें तो आपके 4 ट्रायंगल बन गए, 1 2 3 4 ट्रायंगल बन गए, और ईच ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। यहां पे तो 4 ट्रायंगल है, तो सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स को यदि मैं जोड़ दूंगा, सारे ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल को मैं जोड़ दूंगा, तो मुझे मिलेगा कितना 4 गुणा 180 डिग्री, यानी कि हेक्सागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 720 डिग्री। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सपोज मैं आपके सामने इस तरीके से एक बनाता हूं पॉलीगन 8 साइड वाला, ये बनाया मैंने। क्लियर है, मैंने आपके सामने ये एक पॉलीगन बनाया, इसमें 8 साइड है, तो यहां से मैंने इसको मिलाया ये 1, यहां से इसको मिलाया मैंने 2, यहां से मिलाया मैंने इसको 3, यहां से मिलाया मैंने इसको 4 और ये इस तरीके से मिला दिया मैंने। क्लियर है, कोई डाउट? तो मुझे यहां पे पता चला यहां पे 1 2 3 4 5 6 कितने ट्रायंगल बन गए? तो 6 ट्रायंगल बन गए, और एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 6 ट्रायंगल के टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना जाएगा 6 इंटू 180, 6 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है, 6 इंटू 180 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी पॉलीगन में जितनी साइड है उससे 2 कम बनते हैं ट्रायंगल, उससे 2 कम बनते हैं यहां पे ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 साइड है, 2 कम कर दो 1 ट्रायंगल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है, उससे 2 कम कर दो 2 ट्रायंगल बनेगा। पेंटागन में 5 साइड है, उससे 2 कम कर दो 3 ट्रायंगल बन रहा है। हेक्सागन में 6 साइड है, 2 कम कर दो 4 ट्रायंगल बन रहा है। ऑक्टागन में 8 साइड है, उससे 2 कम कर दो 6 ट्रायंगल बन रहा है, और ईच ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो जितने भी साइड्स होंगी उससे 2 कम ट्रायंगल बनेंगे, यानी कि अगर किसी पॉलीगन में n साइड है तो 2 कम ट्रायंगल बनेंगे, यानी कि n-2 ट्रायंगल बनेंगे, और n-2 ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। यहीं से ये चीज निकल के आती है। मैंने आपको बात पहले भी समझा रखी है, क्योंकि 1 इंटू 180 माइनस डिग्री को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? क्या 2 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम क्या 3 को ऐसे नहीं लिख सकते 5 - 3 इंटू 180 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 - 3 इंटू 180 डिग्री। 4 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या 6 - 4 इंटू 180 डिग्री, और 6 को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 8 - 2 ऑक्टागन के लिए 8 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहां पे ट्रायंगल में 3 साइड तो 3 - 2 इंटू 180, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, पेंटागन में 5 साइड तो 5 - 3 इंटू 180 डिग्री, हेक्सागन में 6 साइड तो 6 - 4 इंटू 180 डिग्री, ऑक्टागन में 8 साइड तो 8 - 6, ये कितना आएगा यहाँ पे आपका 8 - 5 - 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 - 2 आएगा, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, और यहाँ पे आएगा आपका 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, और यहाँ पे आएगा ऑक्टागन में 8 साइड, सो 8 - 2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है? इसी प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि यदि फिर किसी पॉलीगन में n साइड्स हो तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, जैसे यहाँ पे 3 साइड है तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, 4 साइड है तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, 5 साइड है तो 5 - 2 इंटू 180, 6 साइड है 6 - 2 इंटू 180, 8 साइड है 8 - 2 इंटू 180, तो अगर n साइड है तो इंटीरियर एंगल का सम n - 2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है? यदि किसी पॉलीगन में n साइड है तो उससे 2 कम, यानी कि n - 2 बनेंगे उसमें ट्रायंगल, और n - 2 ट्रायंगल के टोटल इंटीरियर एंगल का सम n - 2 गुणा 180 डिग्री होता है। क्लियर है? ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि सिग्मा आई, सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा जी ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है योग, आई मतलब इंटीरियर एंगल, तो किसी भी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम, यानी कि सिग्मा आई कितना होगा यदि उसमें n साइड हो, n - 2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट। अच्छा, यदि किसी पॉलीगन में n साइड्स हैं, मैं दूसरा पॉलीगन ले रहा हूं, अब बात करेंगे हम एक्सटीरियर एंगल की। ए पॉलीगन विद n साइड्स, ए पॉलीगन विद n साइड्स, हमारे पास एक n साइड्स का पॉलीगन है, ए पॉलीगन विद n साइड्स, n भुजाओं का एक पॉलीगन है। मैं इस तरीके से बनाता हूं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से पॉलीगन आपका चलता जा रहा है। क्लियर है? तो इसमें जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल आप समझ रहे हो, ये वाला, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो एक्सटीरियर बनेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर बनेगा, इसको यहां पे आगे बढ़ा देंगे तो एक्सटीरियर बनेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर बनेगा, ईच वर्टेक्स पे आपको एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। तो यदि किसी पॉलीगन में n साइड्स हो तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, sum of all exterior angles, sum of all exterior angles of polygon इक्वल टू कितना होता है, सभी को पता होगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। चाहे पॉलीगन में कितनी भी साइड हो, इट डजंट मैटर, पर पॉलीगन के सारे जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। ये बात आपको याद रखना। कहने का मतलब यदि किसी पॉलीगन में n साइड हो तो इंटीरियर एंगल का सम n - 2 इंटू 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल का सम होगा आपका 360 डिग्री इंडिपेंडेंट टू साइड। ठीक है, अब ये 360 डिग्री क्यों होता है इंटीरियर एंगल का, तो मैंने आपको बता दिया, सम n - 2 इंटू 180 डिग्री कैसे है, ये कैसे है, ये बात आपको समझनी है, ध्यान से समझते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत आसान भी है। सपोज मैं आपके सामने एक पॉलीगन बनाता हूं n साइड्स का, आई हैव ए पॉलीगन विद n साइड्स, तो ये है आपका पॉलीगन इस तरीके से, कुछ इसमें स्मॉल n साइड्स हैं, तो मैं कह सकता हूं ये क्या है, इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। ये क्या है भाई, इसके इंटीरियर एंगल्स हैं सारे के सारे।
तो अगर मैं इंटीरियर को आगे बढ़ाऊं तो इंटीरियर के साथ ही एक्सटीरियर बनता है, इंटीरियर के साथ ही उसका एक्सटीरियर होता है, इंटीरियर के साथ ही उसका एक्सटीरियर होता है, इंटीरियर के साथ ही उसका एक्सटीरियर होता है, इंटीरियर के साथ उसका एक्सटीरियर, और ये इंटीरियर के साथ उसका एक्सटीरियर। यदि इस पॉलीगन में सपोज n साइड्स हों, यदि इस पॉलीगन में सपोज आपकी n साइड्स हैं, तो उसमें n ही इंटीरियर एंगल्स होंगे, n ही क्या होंगे इसमें इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोण होंगे, और n ही क्या होंगे आपके एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब बाह्य कोण होंगे। जबकि मैं ध्यान से देखूं ये एक्सटीरियर एंगल बनता क्या है, इंटीरियर एंगल को ऐसे आगे बढ़ाइए तब आपका एक्सटीरियर एंगल बनता है। अगर मैं ध्यान से देखूं इस पॉलीगन में n साइड है, n वर्टेक्स है, n वर्टेक्स पे n इंटीरियर एंगल बनेंगे, n एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, तो आपके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का ये जो सम है ये कितना बनना है, ईच पेयर का 180 डिग्री बनना है, ईच पेयर का सम कितना बनना है, 180 डिग्री बनना है, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर का, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री, इंटीरियर एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री, इस तरीके से। तो मैं कह सकता हूं कि यदि किसी पॉलीगन में n साइड्स है तो उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल यानी कि सिग्मा i और सारे के सारे ये जो है एक्सटीरियर एंगल यानी कि सिग्मा e, इनका जो सम होगा, यदि एक पेयर कितना है 180 डिग्री का टोटल n पेयर होंगे तो सम टोटल कितना होना चाहिए, n इंटू 180 डिग्री होना चाहिए। कोई समस्या इसमें, किसी को कितना होगा, n इंटू 180 डिग्री होगा भाई, किसी को कोई समस्या? आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, एक बार मैं इसको फिगर को फिर से बनाता हूं, समझना आप ध्यान से। सपोज आपके सामने ये हमने एक पॉलीगन बनाया, कुछ इस तरीके से पॉलीगन होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर ये इंटीरियर में मानता हूं तो इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या बनेगा भाई, एक्सटीरियर बनेगा। यदि मैं ये इंटीरियर मानता हूं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो एक्सटीरियर बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूं भाई कि ईच इंटीरियर एक्सटीरियर का पेयर 180 डिग्री का है, ईच इंटीरियर एक्सटीरियर का पेयर 180 डिग्री का है, और इस तरीके से यहां पे n साइड से n वर्टिसेस से n पेयर बनेंगे, तो सारे के सारे इंटीरियर सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम n इंटू 180 डिग्री होगा। क्लियर? कोई समस्या इसमें? जबकि मुझे पता है पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम होता कितना है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, प्लस सिग्मा ई, सिग्मा ई मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, कितना जाएगा आपका n इंटू 180 डिग्री, यही बात है, ठीक है। इसको यदि हम खोलें तो ये जाएगा आपका n इंटू 180 डिग्री -2 इंटू 180 कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री, प्लस सिग्मा ई बराबर n इंटू 180 डिग्री, यही बात है। देखिए n इंटू 180 से n इंटू 180 कट जाएगा तो सिग्मा ई बराबर कितना आएगा, -360 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 360 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है, 360 डिग्री। क्लियर? कोई समस्या इसमें? तो सिग्मा आई मैं कंप्राइज करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि सिग्मा आई इज नथिंग बट n-2 इंटू 180 डिग्री, वाइल सिग्मा ई इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल यानी कि 360 डिग्री। क्लियर? सिंपल सी बातें हैं, ठीक। ये सारी बातें मैंने आपको विद प्रूफ समझाई। चलिए अब हम अपने सिलेबस में जो चीज आती है जिसपे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, दैट मींस रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, क्लियर है भाई? रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन मतलब समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या है आपका, समबाहुभुज, समबाहुभुज। तो रेगुलर पॉलीगन मतलब समबाहुभुज एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हो। रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, प्रत्येक भुजा की लेंथ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल। अगर रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड मस्ट बी इक्वल है तो ये तो है इसकी डेफिनेशन, बट इसकी दो प्रॉपर्टी भी होती है। पहला, रेगुलर पॉलीगन की दो प्रॉपर्टी भी होती है, आपको याद रखनी, ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सारे के सारे आंतरिक कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर सारे के सारे आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर हैं तो सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन में रेगुलर फिगर है मतलब सम साइड्स है यानी कि सारी की भुजाएं भी बराबर हैं, सारे इंटीरियर एंगल भी आपस में बराबर हैं और सारे एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझेंगे ध्यान से, मैं आपको समझाना चाहूंगा। सपोज मैं आपके सामने एक रेगुलर पॉलीगन बनाता हूं विद n साइड्स, इस तरीके से मैं आपके सामने एक रेगुलर पॉलीगन बनाने की कोशिश कर रहा हूं विद n साइड्स। ये है, एक सेकेंड, इस तरीके से हमने आपके सामने एक रेगुलर पॉलीगन बनाया है, ये है, इसमें n साइड्स है। दिस इज ए रेगुलर पॉलीगन विद n साइड। ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, डजंट मैटर। सो इट्स ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन विद n साइड्स, रेगुलर पॉलीगन विद n साइड्स, रेगुलर पॉलीगन विद n साइड्स, ठीक है। तो अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो ये सारी साइड्स क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी, सारी साइड्स की लेंथ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये जो ऑल इंटीरियर एंगल्स हैं ये भी क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे। अगर इसमें सारे, यदि इसमें n साइड्स हैं तो जाहिर सी बात है इसमें इंटीरियर एंगल भी कितने होंगे, n होंगे। तो यदि ईच इंटीरियर एंगल जो है, मैंने मान लिया कि ईच इंटीरियर एंगल आपके i डिग्री का, तो ये i डिग्री का एंगल है, ये भी i डिग्री का एंगल है, ये भी i डिग्री का एंगल है, ये भी i डिग्री का एंगल है। तो यहां पे टोटल n साइड्स हैं, n वर्टिसेस है, n इंटीरियर एंगल्स हैं, सारे के सारे इक्वल है। तो सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम यानी कि सिग्मा i बराबर यहां पे क्या होगा, n इंटू आई, n इंटू आई।
क्लियर है? और होगा कितना, चूंकि इसमें एन साइड है और एन साइड्स के पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर? ये बात मैं कह सकता हूं, यानी कि रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू होती है प्रत्येक आंतरिक कोण की माप n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n, n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n। रेगुलर पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये क्या है, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n। क्लियर है? सिंपल सी बात, कोई भी समस्या इसमें किसी भी भाई को ना। अब समझते रहना, अगर हम यहां पे एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो यहां पे अगर ये इंटीरियर एंगल आई है, इसमें मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो साथ साथ में एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा, ई। ये एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा आपका, ई। सारे एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। क्योंकि इसमें रेगुलर पॉलीगन में n साइड्स हैं, n वर्टिसेस हैं, तो n ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, सारे के सारे इक्वल होंगे। तो सिग्मा ई सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना जाएगा, n इंटू ई बराबर किसके होगा, 360 डिग्री के, इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? इक्वल टू 360 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 360 डिग्री बाई n। एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 360 डिग्री बटे n। यानी कि ई क्या यहां पे, ईच एक्सटीरियर एंगल, ई क्या है आपका यहां पे, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है तो नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड कर दो कितने से, 360 डिग्री से। क्लियर है? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा आप इसी का यूज करोगे। यदि आपको एंगल्स और साइड में रिलेट करना हो, एंगल्स और साइड में रिलेट करना हो आपको किसी भी रेगुलर पॉलीगन के केस में, तो आप हमेशा एक्सटीरियर एंगल का यूज करोगे। एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 डिग्री बटे n। यदि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में आपको एंगल्स और साइड को रिलेट करना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ई बराबर 360 डिग्री बाई n, क्योंकि सुविधाजनक है और लगाने में आसान है। क्लियर है? सिंपल सी बात। मैं एक बात यहां से ये भी कह सकता हूं कि सारे इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल हैं, एंड सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है भाई आपका, 180 डिग्री। क्लियर? आई प्लस ई आप कह सकते हैं कितना है आपका, हमेशा 180 डिग्री। सिंपल सी बात है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल या नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे ध्यान से। चलिए सपोज मैं आपके सामने एक रेगुलर पॉलीगन बनाता हूं, हेक्सागन। मैं हेक्सागन इज माय फेवरेट, हेक्सागन से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। मैंने आपके सामने एक रेगुलर पॉलीगन बनाया कुछ इस तरीके से, ये क्या है, एक हेक्सागन है, ठीक है, हेक्सागन बनाया। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन ले सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपको हेक्सागन बना के दिखा रहा हूं। अगर ये रेगुलर है तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ईच रेगुलर पॉलीगन के लिए, प्रत्येक रेगुलर पॉलीगन के लिए, ठीक है ना, प्रत्येक रेगुलर पॉलीगन के लिए एक ऐसा सर्कल जरूर पॉसिबल है जो पॉलीगन की प्रत्येक साइड को अंदर से इस तरीके से स्पर्श करता हुआ जाए। रेगुलर पॉलीगन की प्रत्येक साइड्स को इस तरीके से स्पर्श करता हुआ जाए। प्रत्येक रेगुलर पॉलीगन के लिए भाई एक ऐसा सर्कल जरूर पॉसिबल है, प्रत्येक रेगुलर पॉलीगन के लिए, जो रेगुलर पॉलीगन की ईच साइड को अंदर से स्पर्श करता हुआ जाए। इसको बोलते हैं हम इन सर्कल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। क्या है ये, इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त। ये बात तो सभी को पता है। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी भाई को? चलिए अब समझते रहना। प्रत्येक रेगुलर पॉलीगन के लिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक रेगुलर पॉलीगन के लिए एक ऐसा सर्कल भी पॉसिबल है जो रेगुलर पॉलीगन की ईच वर्टिसेस से पास होकर जाए। मतलब रेगुलर पॉलीगन की प्रत्येक वर्टिसेस, प्रत्येक शीर्ष क्या हो, उस सर्कल की सरकमफेरेंस पे हो, उस सर्कल की सरकमफेरेंस पे हो। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? समझते रहना भाई आपको। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक रेगुलर पॉलीगन के लिए एक ऐसा सर्कल जरूर पॉसिबल है जो रेगुलर पॉलीगन की ईच साइड को अंदर से टच करता हुआ जा रहा है, वो ब्लू सर्कल। इसको क्या कहते हैं हम, इन सर्कल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ये आपके रेगुलर पॉलीगन का इन सर्कल है जो ब्लू सर्कल है। क्लियर है ना? इन सर्कल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। और प्रत्येक रेगुलर पॉलीगन के लिए एक ऐसा सर्कल भी जरूर पॉसिबल है जो रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक वर्टिसेस से पास होकर जाए। ये ग्रीन कलर में है, इसको बोलते हैं क्या, सरकम सर्कल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। सरकम सर्कल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। समझते हैं ना बातों को? इसको क्या कहते हैं हम, सरकम सर्कल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब यहां पे अगर ये दोनों सर्कल है तो जाहिर सी बात है इन दोनों सर्कल के सेंटर भी होंगे। तो इन दोनों सर्कल का सेंटर एक ही पॉइंट होता है, वो होता है जी। दोनों सर्कल जो होते हैं, चाहे मैं इन सर्कल की बात करूं चाहे मैं सर्कम सर्कल की बात करूं, दोनों सर्कल क्या होते हैं आपके, कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं यानी कि संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं यानी कि संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स यानी कि संकेंद्रीय वृत्त। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? कंसेंट्रिक सर्कल्स यानी कि संकेंद्रीय वृत्त। ये बात सभी को समझ में आती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो तुम्हारे इन सर्कल है, जो तुम्हारा सर्कम सर्कल है, इन दोनों सर्कल का सेंटर एक ही पॉइंट होता है, ये जी। इस जी को हम बोलते हैं, जी को हम ये भी कह देते हैं, दिस इज ग्रेविटी सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ग्रेविटी सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, जी जो पॉइंट है ये आपका ग्रेविटी सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन है, पॉलीगन का ग्रेविटी सेंटर।
तो ग्रेविटी सेंटर मतलब क्या होता है, जैसे हमारे ट्रायंगल में ग्रेविटी सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड, जहां पे हम किसी भी वस्तु का भार या वेट कंसंट्रेटेड मानते हैं, मास कंसंट्रेटेड मानते हैं, वो ग्रेविटी सेंटर है। तो रेगुलर पॉलीगन के केस में ग्रेविटी सेंटर इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ग्रेविटी सेंटर इज नथिंग बट इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के सर्कम सर्कल, रेगुलर पॉलीगन के इन सर्कल का सेंटर ही ग्रेविटी सेंटर होता है। बात समझ सबको, लिखते रहना, रेगुलर पॉलीगन के आपके इन सर्कल और सर्कम सर्कल का सेंटर ही रेगुलर पॉलीगन का ग्रेविटी सेंटर होता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ये सारी बातें थी, आपको पता होनी चाहिए और बहुत आसान भी है। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी भाई को? ठीक है, चलिए आप समझते रहना। अगर मैं यहां पे इस रेगुलर पॉलीगन को, जैसे ये तो हेक्सागन बनाया मैंने, फॉर एग्जांपल इसको नाम दे दूं ए बी सी डी ई एफ, नाम दे दिया मैंने इसको ए बी सी डी ई एफ। अगर मैं रेगुलर इसकी पॉलीगन की, जहां पे हेक्सागन है, इसके प्रत्येक साइड को ग्रेविटी सेंटर से मिला दूं, तो इस तरीके से मिलाने पर, प्रत्येक साइड को ग्रेविटी सेंटर पे मिलाने पर मुझको क्या मिलेगा? ट्रायंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रायंगल। रेगुलर पॉलीगन की प्रत्येक साइड को ग्रेविटी सेंटर जी से इस प्रकार मिलाने पर मुझको क्या मिलेगा? ट्रायंगल मिलेगा, एक त्रिभुज मिलेगा। मैंने साइड ए बी को जी से मिलाया, मैंने साइड बी सी को जी से मिलाया, मैंने साइड डी सी को मिलाया, मैंने साइड ई डी को मिलाया और मैंने साइड यहां पे ये ई एफ को मिलाया। तो इस तरीके से यदि यहां पे आपकी 6 साइड्स हैं तो मुझको कितने ट्रायंगल मिले हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यदि मेरी n साइड्स हो, फिर यदि किसी पॉलीगन में स्मॉल n साइड्स हो, तो इस तरीके से मैं ग्रेविटी सेंटर से मिलाऊंगा प्रत्येक साइड को, तो मुझे कितने ट्रायंगल मिलेंगे? n ट्रायंगल्स मिलेंगे। कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे? n ट्रायंगल्स मिलेंगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? समझते रहना। अब यहां पे ये कंप्लीट, अगर मैं यहां पे बात करूं इन 6 ट्रायंगल की, तो ये क्या है? साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी, साइड ई ए, साइड ई एफ, साइड ए एफ, ये तो इक्वल है। रेगुलर पॉलीगन की प्रत्येक साइड तो आपस में बराबर है। जी क्या है? ग्रेविटी सेंटर। और ग्रेविटी सेंटर से वर्टिसेस की दूरी यानी कि जी ए, यानी कि जी ए, यानी कि जी बी, यानी कि ये जो आपका जीसी है, ये आपका जीडी है, ये आपका जीई है, ये आपका जीएफ, ये सभी बराबर होंगी। ग्रेविटी सेंटर या फिर इन सेंटर या फिर सर्कम सेंटर से वर्टिसेस की दूरियां बराबर होंगी। क्यों बराबर होगी? सारी की सारी क्या है? सर्कम रेडियस के बराबर है, कैपिटल आर। रेगुलर पॉलीगन की सर्कम रेडियस है कैपिटल आर। जी ग्रेविटी सेंटर मतलब आपके सर्कम सर्कल, इस वाले सर्कल का सेंटर भी जी है, इस वाले सर्कल का सेंटर भी जी है। तो सेंटर जी से सर्कल के सर्कमफेरेंस के पॉइंट की दूरी जी है, आपकी सर्कम रेडियस, जीबी भी आपकी सर्कम रेडियस, जीसी भी सर्कम रेडियस, जीडी भी, जीई भी, जीएफ भी। अगर मैं इन 6 के 6 ट्रायंगल की बात करूं तो मुझे पता चला देखने पे भाई कि साइड ए बी, साइड बी सी रेगुलर पॉलीगन की साइड तो बराबर है और जी ए, जी बी, जी सी, जी डी बराबर है सर्कम रेडियस कैपिटल आर के। तो सारे के सारे ट्रायंगल साइड 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 एस 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 की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। सारे के सारे ट्रायंगल एस 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 साइड 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 की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट या फिर सर्वांग सम हो गए। अगर सारे के सारे ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए हैं तो प्रत्येक ट्रायंगल की जो साइड है ए बी, बी सी, सी डी, इस सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी। इस सेंटर पे क्या बनाएगी? इक्वल एंगल बनाएगी। बताना भाई, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी। प्रत्येक साइड ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, ए एफ, प्रत्येक साइड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी। मुझे बताना कोई दिक्कत है इसमें किसी को? सारे के सारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। तो ईच सेंट्रल एंगल साइड ए बी द्वारा सेंट्रल एंगल साइड बी सी द्वारा सेंटर पे, साइड सी डी द्वारा सेंटर पे, साइड डी ई द्वारा सेंटर पे बराबर होना चाहिए। जबकि मुझे पता है कि टोटल सेंट्रल एंगल तो ये तुम्हारा 360 डिग्री का है। टोटल सेंट्रल एंगल जो है ये आपका यहां से यहां तक ये तो 360 डिग्री का है। तो यहां पे जैसे 6 साइड दिखाया गया तो 360 डिग्री कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 6 पार्ट में। लेकिन अगर मैं इसी बात को ऐसे बोलूं कि यदि किसी पॉलीगन में n साइड्स हैं, इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैव n साइड्स, इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैव n साइड्स, समझते हैं ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैव n साइड्स, ठीक है, देन एंगल सबटेंडेड बाई जो एंगल आपका बनेगा, एंगल सबटेंडेड बाई ईच साइड ऑफ पॉलीगन, ईच साइड पॉलीगन की प्रत्येक साइड, ईच साइड ऑफ पॉलीगन एट ग्रेविटी सेंटर जी। कितना होगा वो? यदि किसी पॉलीगन में आपकी स्मॉल n साइड्स हो और स्मॉल n ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे, टोटल ग्रेविटी सेंटर पे एंगल बनता है 360 डिग्री, तो ईच साइड ग्रेविटी सेंटर पे जो एंगल बनाएगी थीटा, फिर वो कितना होगा मेरे भाई? 360 डिग्री बटा n नहीं होगा क्या? थीटा बराबर 360 डिग्री बटे n नहीं होगा क्या? मुझे बताना। तो ईच साइड सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, सेंट्रल एंगल इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल एंगल। क्या होगा यहाँ पर? केंद्रीय कोण 360 डिग्री बाई n। सेंट्रल एंगल कितना होगा आपका? थीटा बराबर 360 डिग्री बटे n। कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की किसी भी भाई को? ठीक है, क्लियर है ना? मैं आपके सामने सपोज यहां पे एक पॉलीगन बनाता हूं, रेगुलर पॉलीगन। इस तरीके से आपका रेगुलर पॉलीगन है, देख सकते हैं। तो यहां पे अगर सपोज का ग्रेविटी सेंटर जी कुछ इस टाइप से है और ये सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो मुझे पता है कि अगर यहां पे मैं ईच साइड को ग्रेविटी सेंटर से मिलाऊंगा तो सारे के सारे ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। और यहां पे यदि इस पॉलीगन में n साइड्स हैं तो n कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिलेंगे। तो टोटल एंगल 360 डिग्री का है, तो n ट्रायंगल है, तो ईच सेंट्रल एंगल फिर कितने का होगा? थीटा बराबर 360 डिग्री बाई n।
क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? ये सारी बातें थी, आपको पता होनी चाहिए। मैं एक बार चीजों को मगअप कर रहा हूं। हर रेगुलर पॉलीगन के लिए एक ऐसा सर्कल जरूर पॉसिबल है जो रेगुलर पॉलीगन की ईच साइड को अंदर से टच करता हो जाए। एक ऐसा सर्कल भी जरूर पॉसिबल है जो रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक वर्टिसेस को बाहर से सर्कमस्क्राइब करता हुआ जाए। दोनों सर्कल कंसेंट्रिक होते हैं, उन दोनों सर्कल का सेंटर ग्रेविटी सेंटर होता है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं रेगुलर पॉलीगन की प्रत्येक साइड को ग्रेविटी सेंटर से मिलाऊंगा तो आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं। यदि एन साइड्स हैं तो एन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। टोटल सेंट्रल एंगल पॉलीगन द्वारा 360 डिग्री का, ईच साइड द्वारा सेंट्रल एंगल कितने का बनेगा? 360/n डिग्री का। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ये मैंने क्यों समझाया ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। थीटा बराबर 360 डिग्री बाई n। क्लियर? कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे हम बहुत नए नए और अच्छे रिजल्ट देखेंगे, ध्यान से समझना आपको। सपोज अपने पास एक पॉलीगन है जिसमें n साइड्स हैं, और पॉलीगन है रेगुलर पॉलीगन, मतलब उसमें सारी साइड्स इक्वल हैं। तो हमारे पास है एक n साइड्स का रेगुलर पॉलीगन, कुछ इस टाइप से होगा, मैं बना रहा हूं n साइड्स का रेगुलर पॉलीगन। ठीक है भाई, ये है n साइड्स का रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है? और ये इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं, मतलब दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, सारी साइड्स क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। सो दिस इज ए रेगुलर पॉलीगन विद n साइड्स, रेगुलर पॉलीगन विद n साइड्स। और ये हो गया सपोज g इसका ग्रेविटी सेंटर। g क्या है इसका? सपोज यहां पे ग्रेविटी सेंटर। तो ये जो ग्रेविटी सेंटर g है, ये इस रेगुलर पॉलीगन के इन सर्कल का भी सेंटर है और इसके सर्कम सर्कल का भी सेंटर है। ठीक है ना? तो अगर मैं इस पॉइंट को सपोज नाम देता हूं, ये a है, ये b है, और रेगुलर पॉलीगन की साइड स्मॉल a है, तो ये भी स्मॉल a है, जाहिर सी बात है ये भी स्मॉल a है, सब स्मॉल a है। ठीक है, चलिए अगर थोड़ी देर के लिए मैं पॉइंट g से a को मिला दूं और g से b को मिला दूं, g से a को मिला दूं और g से b को मिला दूं, तो मुझे बताना ये GA और GB आपस में इक्वल होगा? इक्वल होगा। क्यों? GA और GB क्या होगा? आपकी सर्कम रेडियस। GA बराबर GB बराबर कैपिटल R, यानी कि सर्कम रेडियस, यानी कि इस रेगुलर पॉलीगन के सर्कम सर्कल की रेडियस। क्लियर है? तो अगर मैं आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं कुछ इस तरीके से, जो इसको पूरी तरीके से सर्कमस्क्राइब करेगा, इसकी सारी वर्टिसेस को, तो उसका सेंटर ही तो होगा G, और ग्रेविटी सेंटर से वर्टिसेस की दूरी GA बराबर GB, यानी सर्कम रेडियस कैपिटल R के बराबर होगी। क्लियर है? अगर इस रेगुलर पॉलीगन में n साइड्स हैं, तो बताना कि यार ये जो एंगल है आपका एंगल AGB, ये जो आपका है एंगल AGB, ये जो है ये 360 डिग्री बाई n नहीं होगा। एंगल AGB टोटल 360 डिग्री बाई n नहीं होगा। थीटा साइड द्वारा, चूंकि इसमें n साइड है, रेगुलर पॉलीगन है, सो ईच साइड द्वारा सेंटर पे बनाया हुआ एंगल 360 डिग्री बाई n नहीं होगा। और मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि यदि रेगुलर पॉलीगन में हमारी n साइड है, तो ईच साइड सेंटर पे हम मिलाते हैं ईच साइड के इसके पॉइंट्स को, A और B को, एंड पॉइंट्स को ग्रेविटी सेंटर से, तो ट्रायंगल बनता है। और सारे के सारे ट्रायंगल जो भी बनेंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम होंगे। तो ये जो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे आपस में सर्वांग सम तो होंगे ही, साथ साथ में आइसोसेलेस भी होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। जितने भी ट्रायंगल बनेंगे रेगुलर पॉलीगन की प्रत्येक साइड को ग्रेविटी सेंटर से मिलाने पर वो कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि ट्रायंगल GAB में हमेशा GA और GB ये क्या होगी? आपकी सर्कम रेडियस के बराबर कैपिटल R इक्वल होगा। सारे के सारे ट्रायंगल क्या होंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। क्लियर है? तो यदि मैं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लूं और उसको n से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि टोटल n ट्रायंगल है, तो मुझे पूरे रेगुलर पॉलीगन का एरिया मिल जाएगा। पूरे रेगुलर पॉलीगन का एरिया मिल जाएगा कि नहीं? बोलो सही बात है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ग्रेविटी सेंटर G से रेगुलर पॉलीगन की साइड AB पे मैं इस तरीके से परपेंडिकुलर डालता हूं, तो ये एंगल कितने का जाएगा? आपका 90 डिग्री का। और सपोज ये वर्टेक्स है आपका C, ये वर्टेक्स है आपका C, तो ये जो है आपका ट्रायंगल GAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है ये? आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ट्रायंगल GAB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड वी हैव n आइसोसेलेस, हमारे पास कितने? n आइसोसेलेस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है सेम। वी हैव n आइसोसेलेस कॉन्ग्रुएंट, we have n isosceles congruent triangles, we have n isosceles congruent triangles। रेगुलर पॉलीगन के अंदर हमारे पास कितने? n isosceles congruent triangles हैं। क्लियर है भाई? बताइए किसी को कोई समस्या यहां पे? तो मैं काम कर रहा हूं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। यहां पे GA क्या? आपकी सर्कम रेडियस कैपिटल R, GB क्या है? सर्कम रेडियस कैपिटल R। ये एंगल मुझे पता है 360 डिग्री बाई n। आपको पता होगा, मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिखाया कि सपोज ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, मैं यहां पे बना भी रहा हूं। अगर सपोज आपके पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज इस तरीके से, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपका G है, ये आपका A है, ये आपका B है। क्लियर है? कोई समस्या? ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल R, ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल R। अगर तुम सामने वाले वर्टेक्स से इस तरीके से परपेंडिकुलर डालते हो 90 डिग्री का एंगल C, तो अगर ये तुम्हारा, पहली बात तो ये कि अगर रेगुलर पॉलीगन की साइड ये AB स्मॉल है, तो इसको बाइसेक्ट कर देगा, a/2 होगा, a/2 होगा। सभी को पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वर्टेक्स एंगल से डाला गया परपेंडिकुलर GC, ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये आपका एल्टीट्यूड भी होगा, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, ये आपका मीडियन भी होगा, सब कुछ यही लाइन होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल से डाला गया परपेंडिकुलर, ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये आपका मीडियन भी होगा, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, ये आपका एल्टीट्यूड भी होगा, सब कुछ यही पॉइंट होगा।
क्लियर है? तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर ये तुम्हारी साइड ए बी कितनी है, रेगुलर पॉलीगन की साइड ए बी को मैंने क्या मान लिया, रेगुलर पॉलीगन की साइड ए बी को मैंने थोड़ी देर के लिए स्मॉल ए मान लिया, रेगुलर पॉलीगन की साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो जो लेंथ बीसी है ये कितनी हो जाएगी आपकी a/2, और ये जो लेंथ एसी है ये भी कितना हो जाएगा आपका a/2। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार के किसी भी भाई को? अगर ये तुम्हारा एंगल एजीबी जो सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री बटे n, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो लाइन है तुम्हारी जीसीए एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हाफ एंगल जो होगा भाई ये कितना होगा, ये हाफ एंगल होगा आपका 180 डिग्री बटे n, 180 डिग्री बटा n, 180 डिग्री बाई n। क्लियर? कोई समस्या? कितना होगा ये आपका 180 डिग्री बटे n। यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसे ट्रायंगल जीएबी के एरिया की बात करूं, ट्रायंगल जीएबी एरिया जो कि आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है, स्मॉल a, हाइट क्या है जीसी, 1/2 a इंटू हाइट। अगर मैं ये जीसी की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, क्या ये जो लेंथ जीसी है ये आपके पॉलीगन की इन रेडियस, इन सर्कल की रेडियस के बराबर नहीं है? क्या ये जो लेंथ जीसी है ये आपके इन सर्कल की रेडियस इन रेडियस के बराबर नहीं है? जीसी इन रेडियस स्मॉल आर के बराबर। कैसे समझते हैं ना, सारी चीज एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। जैसे यहां पे मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, ये आपका हेक्सागन है, उसका इंटीरियर एंगल, उसका इन सर्कल, उसका सर्कम सर्कल हमने आपको दिखाया था, जी ग्रेविटी सेंटर है। तो अगर मैं यहां से ग्रेविटी सेंटर से इसको मिलाऊंगा तो यही तो आपके इन सर्कल की रेडियस है, यही तो आपके इन सर्कल की रेडियस है। ग्रेविटी सेंटर से साइड पर डालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइड्स पर डालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो आपका क्या है, इन रेडियस है। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? चलिए, तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, मैं वैसे ये भी कह सकता हूं कि यहां पे इस रेगुलर पॉलीगन के लिए एक ऐसा सर्कल भी पॉसिबल है जो इसकी प्रत्येक साइड को इस तरीके से टच करता हुआ जाए। तो देखिए सर्कल मैंने खींच भी दिया, इस तरीके से प्रत्येक साइड को टच भी करता हुआ जा रहा है। तो ग्रेविटी सेंटर से सर्कल की सर्कमफेरेंस की दूरी यही क्या है तुम्हारी, जीसी इन रेडियस स्मॉल आर के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस ट्रायंगल जीएबी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका एरिया 1/2 बेस ए और हाइट कितनी, इन रेडियस स्मॉल आर, 1/2 a इंटू आर है। ट्रायंगल जीएबी का जो एरिया है 1/2 बेस ए और ये तुम्हारी हाइट कितनी, उसके ऊपर स्मॉल आर। ये एक ट्रायंगल जीबी का एरिया है, लेकिन हमारे पास ऐसे n आइसोसेलेस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं पॉलीगन के अंदर। तो आपके जो रेगुलर पॉलीगन का एरिया होगा, आपके ये जो रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन विद n साइड्स, रेगुलर पॉलीगन का जो एरिया होगा वो कितना होगा फिर 1/2 AR इंटू n, हमको n से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1/2 AR इंटू n। रेगुलर पॉलीगन का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1/2 AR इंटू n। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी भाई को? बहुत ही आसान है, रेगुलर पॉलीगन का एरिया 1/2 a इंटू आर इंटू एन। ये इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए अब समझते रहेंगे। मैंने इस ट्रायंगल जीओबी को यहां पे उठा लिया है, ये आपके रेगुलर पॉलीगन की साइड स्मॉल है, ये है आपका जीसी इन रेडियस के बराबर यानी कि स्मॉल आर। ये पूरा एंगल था 360 बटे एन, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल फिर कितना बचेगा आपका 180 डिग्री बटे एन, 180 डिग्री बटे एन। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? चलिए अब समझते रहना, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल जीसीबी, राइट एंगल ट्रायंगल जीसीबी में देखूं, राइट एंगल ट्रायंगल जीसीबी में देखिए एंगल सी 90 डिग्री ना, इस एक्यूट एंगल 180 डिग्री बटे एन के लिए उसके सामने वाली साइड a/2 परपेंडिकुलर, और ये जीसी स्मॉल आर हो जाएगा बेस। कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा आपका बेस। तो अगर मैं बात करूं इस एंगल 180 डिग्री बटा एन के लिए उसके सामने वाली साइड a/2 परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, जीसी स्मॉल आर बेस। और परपेंडिकुलर और बेस को कौन डिनोट करता है ट्रिग्नोमेट्री में, tan थीटा। तो यहां पे मैं लगाऊंगा tan, यानी कि टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री बटे एन, टेंजेंट थीटा, टेन थीटा बराबर कितना, ये कितना है आपका परपेंडिकुलर a/2 और बेस कितना है आपका स्मॉल आर, बेस कितना है आपका स्मॉल आर। समझते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये देखिए कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रेडियन में अगर मैं लिखना चाहूं तो सभी को पता है कि पाई रेडियन की वैल्यू किसके बराबर होती है, 180 डिग्री के। पाई रेडियन की वैल्यू किसके बराबर होती है आपकी 180 डिग्री के। तो यहां पे 180 डिग्री के लिए मैं सुविधा के हिसाब से पाई रख सकता हूं, पाई रेडियन, तो ये हो जाएगा 10 पाई बटे एन बराबर a/2r, a/2r। क्लियर? यदि मैं r को उधर ले आऊं थोड़ी देर के लिए, तो r बराबर कितना आ जाएगा a/2, और ये बटे में आ जाएगा 1/10 पाई बाई एन, और 1/10 का होता है आपका कॉट, यानी कि कॉट पाई बाई एन। तो ये है आपका फॉर्मूला रेगुलर पॉलीगन की इन रेडियस कैलकुलेट करने का, स्मॉल r बराबर a/2 कॉट पाई बाई एन, स्मॉल r बराबर a/2 कॉट पाई बाई एन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। स्मॉल r बराबर कितना होगा आपका a/2 कॉट पाई बाई एन। क्लियर है? सिंपल सी बात। सेम ट्रायंगल जीसीबी को यदि मैं एक बार और कंसीडर करूं तो ये एक 90 डिग्री एंगल है, ये एक्यूट एंगल 180 डिग्री बटा एन है। इस एंगल 180 डिग्री बटा एन के लिए उसके सामने वाली साइड ये a/2 परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने कैपिटल आर क्या है आपका सर्कम रेडियस। तो इस एंगल 180 डिग्री बाई एन के लिए ये परपेंडिकुलर, ये सर्कम ये आपका हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने उसके सामने वाली साइड सर्कम रेडियस हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन रिलेशन बताता है, साइन थीटा। तो मैं इसमें लगाऊं यदि आपका साइन थीटा ट्रायंगल जीसीबी में एक बार और, तो साइन 180 डिग्री बटा एन का मतलब साइन पाई बटे एन। क्या है मतलब, साइन पाई बटे एन। क्लियर है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है देखिए इस एंगल के सामने a/2
परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है? 90 डिग्री के सामने सर्कम रेडियस कैपिटल आर, सर्कम रेडियस कैपिटल आर। तो यहां से मैं सर्कम रेडियस कैपिटल आर की वैल्यू निकाल सकता हूं a/2। देखिए ये इधर आ जाएगा साइन पाई बटे एन, 1 बाई साइन कितना होता है कोसेक, सो a/2 कोसेक पाई बाई एन, a/2 कोसेक पाई बाई एन। तो ये किसी भी रेगुलर पॉलीगन की सर्कम रेडियस कैलकुलेट करने का तरीका है, और ये किसी भी रेगुलर पॉलीगन की इन रेडियस को कैलकुलेट करने का तरीका है। स्मॉल आर बराबर, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूं कि हमेशा एक ट्रायंगल को पकड़ लो, एक साइड को मिला के आइसोसेलेस बनेगा, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री यदि आप यूज कर दोगे तो आपको इन रेडियस और आपकी सर्कम रेडियस की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी भाई को? स्मॉल आर बराबर a/2 cot पाई बाई एन, कैपिटल आर बराबर a/2 कोसेक पाई बाई एन। क्लियर है? कोई समस्या? अब यहां पे समझते रहना, मैंने अभी आपको एक चीज समझाई थी कि यदि किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड्स हो, प्रत्येक साइड की लेंथ स्मॉल a हो, साइड AB की लेंथ क्या मानी मैंने? स्मॉल a, तो उस रेगुलर पॉलीगन का एरिया कितना होता है? 1/2 a इंटू आर इंटू एन। मैं इस बात को यहां पे एक बार फिर से लिख रहा हूं, इफ ए पॉलीगन हैव, इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैव, if a regular polygon have n sides with each side length a, यदि किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड्स हो और each साइड्स की लेंथ स्मॉल a हो, तो मैं आपको यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं। इन रेडियस की वैल्यू कैसे निकालोगे? इन रेडियस स्मॉल r बराबर a/2 cot पाई बाई n, ये तरीका है, अभी मैंने आपको समझाया। इन रेडियस स्मॉल r बराबर a/2 cot पाई बाई n, सर्कम रेडियस कैपिटल R बराबर a/2 कोसेक पाई बाई एन, a/2 कोसेक पाई बाई एन। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? अगर मैं रेगुलर पॉलीगन के एरिया, की बात करूं, इसके एरिया की बात करूं, तो कितना आएगा? 1/2, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया 1/2 a इंटू आर, हमारे पास तो n है, तो मल्टीप्लाई बाई n। यही बात है। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो स्मॉल आर मैंने कितना निकाला था? a/2 cot पाई बाई एन, तो हम यहां पे रख सकते हैं 1/2 a, स्मॉल आर की जगह क्या रखेंगे भाई हम? a/2 cot पाई बाई एन इंटू स्मॉल एन। सो बराबर कितना आ जाएगा? ये देखिए n, a इंटू a कितना हो गया? a स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो गया? 4, तो n a स्क्वायर बाई 4, n a स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई एन, n a स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई एन, n a स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई एन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकालने का, n a स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई एन, एन ए स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई एन। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में यदि n साइड हो, ईच साइड की लेंथ a हो, तो उसका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो। स्मॉल n a स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन, एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बटे n। क्लियर है? एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बटे n। क्लियर है? चलिए अब समझेंगे ध्यान से। मैं यहां पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे यहां पे ये है आपका रेगुलर पॉलीगन, इसकी ये साइड है कैपिटल आर, ये जो सर्कम रेडियस कैपिटल, बीच का जो एंगल है 360 डिग्री बटा एन है। बीच का एंगल कितना? 360 डिग्री बटा एन। तो मैं इसे ट्रायंगल एजीबी का एरिया आसानी से लिख सकता हूं। ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल एजीबी का एरिया मैं आसानी से लिख सकता था, वो कितना होता? 1/2 कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर, और बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 360 डिग्री बटा एन। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आता, पर हमारे पास तो एन ट्रायंगल है, तो मल्टीप्लाई एन कर देते। ये भी आपके रेगुलर पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट करने का तरीका है, 1/2 आर इंटू साइन 360 डिग्री बटा एन इंटू स्मॉल एन। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? सो बहुत ही आसान सा रिजल्ट है। चलिए ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में यदि आपकी n साइड हो, ईच साइड की लेंथ a हो, तो सबसे सटीक फॉर्मूला n a स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई n, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट करने का। इन रेडियस का फॉर्मूला, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। इन रेडियस की टर्म में रेगुलर पॉलीगन का एरिया, सर्कम रेडियस की टर्म में रेगुलर पॉलीगन का एरिया, सब आपके सामने क्लियर है। ठीक है? चलिए दूसरी बात, यदि किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड हो और ईच साइड की लेंथ a हो, तो उसकी इन रेडियस r बराबर a/2 कॉट पाई बटे n और कैपिटल R बराबर a/2 इंटू कॉसेक पाई बटे n। बोली सही बात है? एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी पॉलीगन की प्रॉपर्टी चेक करने का, स्मॉल r बटे कैपिटल R। अगर मैं स्मॉल r बटे कैपिटल R कैलकुलेट करूं तो यहां पे कितना जाएगा? a/2 कॉट पाई बाई n को मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस पाई बटे n और बटे साइन पाई बटे n। सही बात है भाई? कोई समस्या इसमें किसी को ना? ये तो स्मॉल आर। कैपिटल आर को मैं देखूं तो a/2 कोसेक पाई बाई एन, यानी कि a/2 कोसेक पाई बाई एन का मतलब 1 बाई साइन पाई बटे एन। यही बात है। क्लियर है? कोई डाउट? देखिए a/2 से a/2 कट जाएगा, साइन पाई बाई एन से साइन पाई बाई एन कट जाएगा, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर कितना आएगा आपका? कॉस पाई बाई एन। स्मॉल आर बाई कैपिटल आर कितना आएगा रेगुलर पॉलीगन के लिए? कॉस पाई बटे एन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान से समझना है। स्मॉल आर बाई किसी भी रेगुलर पॉलीगन की इन रेडियस और किसी भी रेगुलर पॉलीगन की सर्कम रेडियस का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? कॉस पाई बटे एन। पाई सभी को पता है 180 डिग्री, एन सभी को पता है नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? ठीक है, चल तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। इन रेडियस का फॉर्मूला, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला, उनका रेशियो, रेगुलर पॉलीगन का एरिया कैसे निकालते हैं,
ठीक है, सारी बातें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जानेंगे रेगुलर पॉलीगन का, उसके डायगोनल से रिलेटेड पेपर में से सवाल बनते भी हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यदि किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड्स हैं, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन या कोई भी पॉलीगन बोलो, कोई भी पॉलीगन, ठीक है, सपोज ए पॉलीगन हैव n साइड्स, ए पॉलीगन हैव n साइड्स, एक पॉलीगन में n भुजाएं हैं, ए पॉलीगन हैव n साइड्स, ठीक है, पॉलीगन में n साइड्स हैं, तो फिर उसमें डायगोनल कितने होंगे, उसमें विकर्ण कितने होंगे। पॉलीगन में साइड से स्मॉल n, आपसे पूछा कि पॉलीगन में डायगोनल कितने होंगे, तो डायगोनल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम पॉलीगन में। पॉलीगन में डायगोनल का मतलब समझ रहे हो, जैसे मैं आपके सामने ये इस तरीके से बनाता हूं, ये हेक्सागन, हमने ये हेक्सागन बनाया, तो यहां पे हमने इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, सभी डायगोनल है, हमने इसको मिलाया, ठीक है भाई, हमने इसको मिलाया, हमने इसको मिलाया, तो इस तरीके से इसके डायगोनल बनेंगे बहुत सारे, ठीक। तो यहां पे तो ये जैसे 4 5 6 साइड है, कम साइड है तो हमको गिन पा रहे हैं, लेकिन यदि मैं किसी पॉलीगन में बहुत ज्यादा साइड कर दूं, 100 200 50 60, तो डायगोनल ऐसे गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम पॉलीगन के डायगोनल कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायगोनल्स एक्चुअली बनते क्या हैं, पॉलीगन के किन्हीं भी दो पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे तो आपका डायगोनल बनेगा। ये पॉलीगन है, हमने इसके दो पॉइंट को इस तरीके से मिलाया तो आपका डायगोनल फॉर्म हुआ। एक्चुअली कोई भी डायगोनल इज ए लाइन, डायगोनल क्या है, एक रेखा, एक सीधी रेखा है। तो एक सीधी रेखा बनने के लिए दो पॉइंट के कॉम्बिनेशन से, अगर आप स्पेस में दो पॉइंट लोगे P1 और P2, अगर आप स्पेस में दो पॉइंट लोगे P1 और P2, इनको मिलाओगे तो एक सीधी रेखा बनेगी। सो प्रत्येक दो पॉइंट के कॉम्बिनेशन से एक सीधी रेखा बनती है, याद रखना, प्रत्येक दो पॉइंट के कॉम्बिनेशन से एक सीधी रेखा बनती है, याद रखना। लेकिन अगर हमारे डायगोनल में n साइड्स हैं, अगर डायगोनल में n साइड्स हैं, अगर भाई डायगोनल में n साइड्स हैं, तो वर्टिसेस यानी कि वर्टिसेस भी कितने होंगे, n वर्टिसेस होंगे, n शीर्ष होंगे। अगर आपके पॉलीगन में n भुजाएं हैं तो वर्टिसेस भी n ही होंगे, स्पेस में इस तरीके से n पॉइंट्स होंगे। तो यदि मैं n पॉइंट के कॉम्बिनेशन से बनने वाली टोटल लाइन की बात करूं, सो इन n पॉइंट्स के टोटल कॉम्बिनेशन से कितनी लाइन बनेंगी, ये बात बताना जरा कि n पॉइंट के कॉम्बिनेशन से कितनी लाइंस बनेंगी। देखिए 1 2 3 4 5, यहां पे 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट के कॉम्बिनेशन से लाइन बन रही है। अगर किसी पॉलीगन में n वर्टिसेस हो तो उनके कॉम्बिनेशन से कितनी लाइंस बनेंगी। दो पॉइंट के कॉम्बिनेशन से एक लाइन बनती है, तो n पॉइंट के कॉम्बिनेशन से लाइन बनेगी आपकी nc2, nc2, ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनेगी n वर्टिसेस के कॉम्बिनेशन से। बट इन n लाइंस में आपकी n तो साइड्स ही हो जाएंगी, n तो भुजाएं ही होंगी, n तो साइड्स ही होंगी। तो फिर पॉलीगन में डायगोनल कितने होंगे, पॉलीगन में विकर्ण कितने बचेंगे। पॉलीगन में डायगोनल्स होंगे nc2 माइनस n, nc2 माइनस स्मॉल n। तो हमारे कहने का मतलब है कि यदि किसी पॉलीगन में n साइड्स हो तो भाई उसमें n ही वर्टिसेस होंगे, प्रत्येक दो पॉइंट के कॉम्बिनेशन से एक लाइन बनती है, तो n पॉइंट के कॉम्बिनेशन से कितनी लाइनें बनेंगी, nc2। लेकिन इन nc2 लाइनों में n तो आपकी साइड्स ही होंगी, तो मैंने टोटल लाइनों में से साइड्स को माइनस कर दिया, तो बचा क्या आपका डायगोनल, बचा क्या आपका डायगोनल्स। तो ये है डायगोनल का कैलकुलेट करने का तरीका nc2 माइनस n। अगर किसी भाई को ये नहीं पता कि nc2 क्या होता है, आपने 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ा होगा nc2 का मतलब। सपोज मैं आपके सामने लिखता हूं 5c2, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं 5c2 का मतलब ऐसे लिखिए 5 इंटू 4, दो बार आपको लिखना है, नीचे क्या है 2 है ना, तो दो बार रिवर्स गिनती लिखिए, 5 इंटू 4, ये 2 है तो नीचे लिखेंगे 2 इंटू 1 यानी कि 10। क्लियर है। अगर मैं आपके सामने लिखूं 8c3, इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे c3 है ना, 3 है, तो 8 की गिनती 3 बार उल्टी करेंगे, 8 7 6, और ये 3 है, 3 के लिखोगे आप 3 2 1, जब तक 1 ना आ जाए। 6 से 6 कट गया, 8 7 56। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी को, ठीक है भाई। चलिए अगर मैं आपके सामने लिखूं 11c4, इस टाइप से हमने आपके सामने लिखा 11c4, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए 4 है ना, उल्टी गिनती करेंगे 4 बार, 11 10 9 8, यही है, यही है। और नीचे क्या करेंगे 4 3 2 1, इस टाइप से, ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। 4 दूनी 8 से 8 चला जाएगा, 3 से 9 3 बार, तो कितना आ जाएगा 330, इस टाइप से। क्लियर। तो यहां पे ये है आपका nc2 माइनस n, ये होगा आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या कैलकुलेट करने का तरीका। अच्छा, तो nc2 को कैसे मैं लिखूंगा, देखिए यहां पे 2 है तो n की मैं 2 बार उल्टी गिनती करूंगा यानी n इंटू n माइनस 1, और नीचे क्या लिखूंगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। nc2 का मतलब n इंटू n माइनस 1 बाई 2, माइनस का n, माइनस का n। क्लियर है, कोई समस्या। तो यहां से मैं n कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा n माइनस 1 माइनस 2 बटे 2, एलसीएम ले लिया मैंने, n यहां से कॉमन ले लिया, 2 एलसीएम ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 3 बटे 2। ये आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला किसी भी रेगुलर पॉलीगन में। यदि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में आपकी n भुजाएं हो, n साइड्स हो, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आप कैलकुलेट करोगे n इंटू n माइनस 3 बाई 2 से n इंटू n माइनस 3 बाई 2 वाले तरीके से। ठीक है, आपको बस n नंबर ऑफ साइड्स पुट करना है, तो नंबर ऑफ डायगोनल आप आसानी से निकाल लोगे n इंटू n माइनस 3 बाई 2। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपको समझना है एक पॉलीगन को जिसपे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, दैट मींस रेगुलर हेक्सागन को। रेगुलर हेक्सागन के बारे में क्या क्या बातें आपको जाननी चाहिए और क्या चीजें उसमें यूज होंगी, सवालों को ऐसे चुटकियों में सॉल्व करने के लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन सम अष्टभुज सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीगन है, पेपर में से काफी ज्यादा सवाल बनते हैं। मैं आपको कराऊंगा भी, बहुत सारे सवाल कराऊंगा, शेडेड एरिया के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। रेगुलर हेक्सागन सम अष्टभुज। सो रेगुलर हेक्सागन इज ए 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर जिसमें 6 इक्वल साइड्स होती हैं। मैं आपके सामने बना रहा हूं एक रेगुलर हेक्सागन,
इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये आपका एक रेगुलर हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ, दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? तो रेगुलर हेक्सागन की यहां पे ये सारी की सारी साइड जो है 6 साइड, ईच साइड क्या होगी? इक्वल होगी। रेगुलर हेक्सागन की ईच साइड इक्वल होगी। अगर मैं रेगुलर हेक्सागन के सारे इंटीरियर एंगल के सम की बात करूं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो ये कितना होगा आपका भाई? n-2 इंटू 180 डिग्री यानी कि 6-2 इंटू 180 डिग्री, 4 इंटू 180 यानी कि 720 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि रेगुलर हेक्सागन का प्रत्येक आंतरिक कोण, सारे आंतरिक कोणों का सम 720 डिग्री होता है। ऑल इंटीरियर एंगल का सम 720 डिग्री होता है। ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम 720 डिग्री है। तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू 720/6 यानी कि कितनी होगी? 120 डिग्री। सो कहने का मतलब है रेगुलर हेक्सागन का ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का होता है। अगर मैं रेगुलर हेक्सागन के एक एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो एक्सटीरियर एंगल होगा 360/6 यानी कि 60 डिग्री। यानी कि रेगुलर हेक्सागन का ईच एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का होता है। ईच इंटीरियर एंगल 120 120 120 120 120 और ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। क्लियर? इंटीरियर आपका 120 और एक्सटीरियर आपका 60। क्लियर? सपोज ये है आपका ग्रेविटी सेंटर जी, ये है आपका ग्रेविटी सेंटर जी, ये आपके रेगुलर हेक्सागन के इंसर्कल का भी सेंटर है और ये आपके रेगुलर हेक्सागन के सर्कम सर्कल का भी सेंटर है। क्लियर? चलिए, अगर मैं ग्रेविटी सेंटर जी से आपके पॉइंट ए को मिला दूं, मैं पॉइंट बी को मिला दूं, इस तरीके से मैंने मिलाया, तो मुझे बताना कि अगर मैं जी से इसको मिला रहा हूं तो क्या ये दोनों साइड इक्वल नहीं होंगी? ये दोनों साइड एकदम इक्वल होंगी। क्लियर है? क्योंकि जी भी आपकी सर्कम रेडियस है, जीबी भी सर्कम रेडियस है, ये तो बराबर ही होगा। हमने मिलाया जी से सी को, हमने मिलाया जी से डी को, हमने मिलाया जी से ई को, हमने मिलाया जी से एफ को। क्लियर? अब आपको पता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में ईच साइड द्वारा सेंटर पे बनाया गया सेंट्रल एंगल कितना होता है? थीटा होता है 360 डिग्री बाई एन। चूंकि ये हेक्सागन है, हेक्सागन में 6 साइड है, तो ईच साइड द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल 360 डिग्री बाई 6 यानी कि कितना होगा आपका? 60 डिग्री का होगा। मतलब कंप्लीट एंगल आपका 360 है, ये एंगल आपका कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल कितना है आपका? 60 डिग्री। ये एंगल भी आपका 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 है और ये एंगल भी 60। ईच सेंट्रल एंगल प्रत्येक साइड द्वारा बनाया गया ग्रेविटी सेंटर पे 60 डिग्री का है। क्लियर? नाउ अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो जी ए बी है ये 60 डिग्री है, जी ए जी बी बराबर है, तो क्या ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री के नहीं होंगे? भाई जी सेंट्रॉइड से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सरकमफेरेंस जी ए और जी बी बराबर, ये भी 60 ये भी 60। क्लियर है? 60 होगा। कोई डाउट इसमें किसी को? ये 60 डिग्री है, ये भी तुम्हारा 60 का हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। ये भी 60, ये भी 60 एंड दिस वन इज अगेन 60। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पे ये सारे जो ट्राइंगल हैं, ये सारे ट्राइंगल कैसे बन गए? आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए। ये सारे के सारे ट्राइंगल यहां पे 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे ट्राइंगल क्या है आपके? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, 6 समबाहु त्रिभुज हैं। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी भाई को? बहुत ही आसान चीज है। हमने जैसे ही ग्रेविटी सेंटर से इस रेगुलर हेक्सागन की प्रत्येक साइड को मिलाया, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का हो गया। ये सारी क्या है? सर्कम रेडियस है, सब इक्वल ही है, तो ये एंगल भी 60 के हो गए। यानी कि प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो 120 डिग्री का था वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 60 और ईच इंटीरियर एंगल है कितना? 120। अगर मैं यहां पे आपकी इसकी साइड को ए मानता हूं, रेगुलर हेक्सागन की साइड को स्मॉल ए मानता हूं, तो ये साइड भी स्मॉल ए, प्रत्येक साइड स्मॉल ए होगी। यानी कि सर्कम रेडियस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? यहां पे आपकी स्मॉल ए के बराबर होगी, स्मॉल ए के बराबर होगी। सर्कम रेडियस भी किसके बराबर होगी? आपकी स्मॉल ए के बराबर होगी। सो कहने का मतलब है कि रेगुलर हेक्सागन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, 6 समबाहु त्रिभुज को इस तरीके से सटा के मिला के रख देने से ही एक समषटभुज बन जाता है। और प्रत्येक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी होती है? स्मॉल ए, जो कि रेगुलर हेक्सागन की साइड के बराबर होती है। ये साइड भी आपकी स्मॉल ए है, ये साइड भी आपकी स्मॉल ए है, ये साइड भी स्मॉल ए है एंड दिस इज आल्सो स्मॉल ए। और यहां पे ये ग्रेविटी सेंटर से प्रत्येक वर्टेक्स की दूरी ये भी स्मॉल ए है। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान बात है। ठीक है भाई? चलिए अब समझना ध्यान से। क्लियर है? सपोज मैं आपके सामने एक ये रेगुलर हेक्सागन बनाता हूं, फिर से इस तरीके से मैंने आपके सामने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया, फिर से इस तरीके से नाम दे रहे हैं हम इसका ए बी सी डी ई एफ। ठीक है? इसमें 6 साइड्स हैं, 6 की 6 साइड्स आपकी इक्वल होंगी लेंथ में। चलिए, और रेगुलर हेक्सागन की प्रत्येक साइड को मैंने स्मॉल ए मान लिया, होगा ग्रेविटी सेंटर जी। मुझे पता है कि यदि मैं ग्रेविटी सेंटर से इसको मिलाऊंगा तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है? ये भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा एंड इस तरीके से मिलाएंगे, ये भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। कोई समस्या इसमें? अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 6 समबाहु त्रिभुज हैं, जिनमें से प्रत्येक की साइड लेंथ कितनी? स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए और ये भी स्मॉल ए। और रेगुलर हेक्सागन की साइड भी कितनी है? ईच स्मॉल ए। तो मैं कह सकता हूं कि दिस रेगुलर हेक्सागन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 6 equilateral triangles. 6 equilateral triangles is a combination of 6 equilateral triangles and
या एंड नहीं, और 3 रोम्बस, और 3 रोम्बस। यहां पे आपको ध्यान से दिखाई दें तो आपको 3 रोम्बस भी दिखाई देंगे, यहां पे आपको 3 रोम्बस भी दिखाई देंगे। ये ग्रेविटी सेंटर आपका जी, ए जी सी बी। एक रोम्बस आपका कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ए जी सी बी। ये रहा ये रोम्बस, ये रहा दिस वन, और ये इसका डायगोनल है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड स्मॉल ए, साइड स्मॉल ए, साइड स्मॉल ए, साइड स्मॉल ए। दूसरा रोम्बस आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जी सी डी ई। ये रहा आपका रोम्बस दूसरा वाला, ये रहा जी सी डी ई, और यहां पे इस तरीके से ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी यहां पे ये वाला होगा ना, ये 1 और ये 1। तो इस तरीके से आपके देखिए, एक यहां पे रोम्बस ये है, एक रोम्बस ये है, एक रोम्बस ये है, तो 3 है आपके रोम्बस और 6 है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि प्रत्येक 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से आपका एक रोम्बस भी बन रहा है। और उस रोम्बस के आप ये एंगल से बता सकते हो कि भाई ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना है टोटल 120 डिग्री, ये एंगल कितना है टोटल 120 डिग्री, ये एंगल कितना है टोटल 120 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? सो बहुत ही आसान बात है, सबको याद रखनी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगर मैं आपको इस रेगुलर हेक्सागन का एरिया की बात बताऊं कि रेगुलर हेक्सागन का एरिया आप कैसे निकालोगे, तो बहुत ही आसान है। अब रेगुलर हेक्सागन का एरिया कैलकुलेट करना आपके लिए, समझना आपको ध्यान से। सपोज मैं आपके सामने एक रेगुलर हेक्सागन बनाता हूं इस तरीके से, ये हो गया, ठीक है भाई, ए बी सी डी ई एफ। सो दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन। और यहां पे अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए है, तो मुझे पता है ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन विद ऑल इक्वल एरिया एंड विद ऑल इक्वल साइड स्मॉल ए। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। चूंकि रेगुलर हेक्सागन में यहां पे आपके 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये तो ये होगा आपका एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन बराबर कितना होता है, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? तो बहुत ही आसान सी चीजें हैं, ठीक। अब वन मोर इंपॉर्टेंट चीज इसमें जानेंगे हम रेगुलर हेक्सागन के डायगोनल्स के बारे में, उसके विकर्णस के बारे में, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक रेगुलर हेक्सागन बनाता हूं इस टाइप से, ओके, सो ये है आपका एक रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें काफी सारे डायगोनल्स हैं, तो इसमें मैं शॉर्टेस्ट डायगोनल और लॉन्गेस्ट डायगोनल के बारे में बात करूंगा। शॉर्टेस्ट डायगोनल क्या होगा इस रेगुलर हेक्सागन का, कि अगर मैं ए से सी को मिला दूं, ए से सी को मिला दूं, तो यहां पर शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा, एक वर्टेक्स को छोड़ के दूसरे वर्टेक्स को मिला देंगे। एक वर्टेक्स छोड़ दिया मैंने बीच में और मैंने ए और सी को मिला दिया, तो डायगोनल क्या होगा, ये इसका एक डायगोनल है जो कि शॉर्टेस्ट होगा। तो जो लेंथ डायगोनल एसी की होगी, मैंने किया क्या, क्योंकि एक रेगुलर फिगर है, यहां पे रेगुलर हेक्सागन की प्रत्येक साइड इक्वल है, ऑल दिस साइड आर इक्वल एंड ऑल दिस साइड आर इक्वल टू स्मॉल ए। समझते रहना, ऑल दिस साइड आर इक्वल टू स्मॉल ए। सो एक वर्टेक्स छोड़ के मैंने वर्टेक्स ए को दूसरे वर्टेक्स से मिला दिया सी से। क्लियर है? तो एसी की लेंथ वही होगी जो बी से लेकर डी की लेंथ होगी। यदि मुझे बी से देखना है तो सी को छोड़ेंगे, डी से मिलाएंगे, एसी बराबर बीडी। क्लियर है? यदि मुझे सी से डायगोनल देखना है शॉर्टेस्ट, तो डी को छोड़िए ई पे मिला दीजिए बराबर सी। सही बात है। अगर मुझे डी से देखना है तो ई को छोड़िए एफ पे मिला दीजिए बराबर डी एफ। क्लियर है? यदि मुझे ई से देखना है तो एफ को छोड़िए ई पे मिला दीजिए बराबर ई ए। यदि मुझे एफ से देखना है तो ई को छोड़िए इस पे मिला दीजिए बराबर ये एफ बी। क्लियर है? तो ये सारे डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, ऑल डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? चलिए अब समझते रहना कि यहां पे ये रेगुलर हेक्सागन का ये इंटीरियर एंगल कितने का है, 120 डिग्री का है भाई। रेगुलर हेक्सागन का ये इंटीरियर एंगल कितने का है, 120 डिग्री का है। और ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी को यदि ध्यान से देखो, ये 120 साइड स्मॉल ए दोनों साइड इक्वल है। तो ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये 120 डिग्री का एंगल है। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल 30 डिग्री के नहीं बचे, 30 डिग्री के नहीं बचे, 120 30 ट्रायंगल हो गया। ये कैसा ट्रायंगल हो गया, 120 30 ट्रायंगल हो गया। क्लियर है? 120 तो बाकी का सम 60 30। नाउ मैंने आपको ऑलरेडी कॉम्बिनेशन बता रखा है, किसी भी ट्रायंगल में यदि 120 30 तो 30 डिग्री के सामने की साइड इक्वल और 120 डिग्री के सामने की साइड √3 टाइम्स होती है। तो अगर ये तुम्हारा 30 के सामने ए, 30 के सामने ए, तो 120 डिग्री के सामने डायगोनल कितना होगा, एसी, ए √3 यानी कि √3 टाइम्स होगा। सो डायगोनल एसी जो शॉर्टेस्ट डायगोनल है, इसकी लेंथ होती है ए √3। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन में शॉर्टेस्ट डायगोनल क्या होता है, उसकी भुजा का √3 टाइम्स होता है रेगुलर हेक्सागन की साइड का, और एक वर्टेक्स छोड़ के दूसरे वर्टेक्स को इस तरीके से मिलाते हैं तब आता है। क्लियर? कोई समस्या? चलिए फिर से एक और चीज देखेंगे। अगर मैं यहां पे रेगुलर हेक्सागन के लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात करूं, तो मैं आपके सामने बनाता हूं इस तरीके से एक, ये हमने आपके सामने बनाया एक रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ।
तो इसके लॉन्गेस्ट डायगोनल की यदि हम बात करें तो ये खींच दिया मैंने एक एफ से सी। तो ये ऐसा डायगोनल है जो रेगुलर हेक्सागन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जो चीज डायगोनल एफसी से ऊपर है वही चीज डायगोनल एफसी से नीचे। तो ये जो है डायगोनल एफसी आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल है, सबसे बड़ा विकर्ण रेगुलर हेक्सागन का लॉन्गेस्ट डायगोनल। इवन किसी भी पॉलीगन में लॉन्गेस्ट डायगोनल हमेशा वही होगा जो रेगुलर पॉलीगन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में लॉन्गेस्ट डायगोनल वो लाइन होती है जो रेगुलर पॉलीगन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। तो यहां पे ये आपका रेगुलर हेक्सागन है, इसमें टोटल 6 साइड्स हैं। तो ये स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल ए एंड ऑल साइड्स आर स्मॉल ए। तो ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है ये आपका जो एफसी है, लॉन्गेस्ट डायगोनल एफसी, ये इक्वल होगा। अगर मैं यहां से एफ से देख रहा हूं, अगर मैं ए से देखने की कोशिश करूंगा तो ये जाएगा लॉन्गेस्ट डायगोनल आपका एडी। क्लियर है? ए से डी। अगर मैं बी से देखने की कोशिश करूंगा तो बी से ये जाएगा आपका बीई। स्टेप्स, तो स्टेप्स आपके लॉन्गेस्ट डायगोनल काफी सारे होंगे। यहां पे लॉन्गेस्ट डायगोनल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 2a। रेगुलर हेक्सागन की साइड का डबल यानी कि ये 2a। ये बात आपको याद रखनी है, 2a। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? बहुत ही आसान है, 2a। क्लियर है भाई? कैसे समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से। मैंने आपको बताई थी कि रेगुलर हेक्सागन इज नथिंग बट 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन होता है। जब वो ग्रेविटी सेंटर होगा वो जी इसी लाइन पे होगा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे आपके 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पे अगर ये ग्रेविटी सेंटर जी है, समझते रहे, तो यहां से यहां तक की कांटा डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड स्मॉल है, यहां से यहां तक की ये कांटा डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड स्मॉल ए। सो कंप्लीट डिस्टेंस 2a नहीं होगी क्या? a प्लस ए 2a। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a प्लस a, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a प्लस a मिलेंगे, यही तो डायगोनल बन गया आपका एफसी जो कि 2a के बराबर है। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? दोनों इंपॉर्टेंट बात थी, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ना और देखेंगे इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसमें भर भर के सवाल भी पूछे गए थे। सपोज मैं आपके सामने एक रेगुलर हेक्सागन कुछ इस तरीके से बनाता हूं। ये हो गया आपका एक रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, मैं आपके सामने एक और रेगुलर हेक्सागन बना रहा हूं, सेम टू सेम डिट्टो, यही सेम टू सेम। दो ही केस हो सकते हैं। ठीक है, सेम मैंने आपके सामने दो भाई बहन बनाए रेगुलर हेक्सागन। ये भी है आपका ए बी सी डी ई एफ। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? दो रेगुलर हेक्सागन है, दोनों एकदम सेम है। चलिए, अब इनकी प्रत्येक साइड तो इक्वल है। ये साइड को मैंने स्मॉल ए मान लिया, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है एंड दिस वन इज आल्सो स्मॉल ए, ये स्मॉल ए और ये भी आपका स्मॉल ए। क्लियर है भाई? चलिए, यहां भी रेगुलर हेक्सागन आपका सेम है, साइड प्रत्येक की बराबर है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए, अब समझते रहे ना। यहां पे मैंने इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की, मैंने 3 अल्टरनेट वर्टिसेस को मिलाया। मैं रेगुलर हेक्सागन के अंदर 3 अल्टरनेट वर्टिसेस को मिला के एक ट्रायंगल बना सकता हूं। कोई भी 3 अल्टरनेट वर्टिसेस मिला लीजिए। मैंने जैसे पूछ यहां से ये मिला दिया, ये आपका ए से ई और ये आपका ये ई से सी, ये मिला दिया मैंने। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई भी 3 जैसे ए के बाद सी के बाद ई अल्टरनेट वर्टिसेस को मिला के मैंने ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल ए सी ई। सो मेरे कहने का मतलब है ये जो ट्रायंगल ए सी ई है इसकी लेंथ आपको निकाले, इसकी साइड लेंथ। दूसरी बात, एक ट्रायंगल में दूसरा इस तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा कि मैंने ये जो है आपकी साइड यहां पे एफ, इसका मिड पॉइंट ले लिया पी, इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने पी। ये जो साइड है आपकी बीसी, मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया, ये क्यू, ये मिड पॉइंट है इसका। ये जो साइड है आपकी ईडी, 3 अल्टरनेट साइड्स का मैंने मिड पॉइंट ले लिया, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ये आर। और मैंने इस तरीके से पी से ये क्यू को मिलाया। पहली बात तो हमने क्या किया कि पी से पॉइंट क्यू को मिलाया है और हमने इसको आर को मिला, तो ये ट्रायंगल बनेगा आपका एक पी क्यू आर। एक ट्रायंगल बनेगा पी क्यू आर और यहां पे एक ट्रायंगल बना है आपका ए ई सी। बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? कैसे कैसे हमने कॉम्बिनेशन बनाया? इस वाले रेगुलर हेक्सागन में हमने 3 अल्टरनेट वर्टिसेस को मिला के ट्रायंगल बनाया। यहां पे हमने इस रेगुलर हेक्सागन की 3 अल्टरनेट साइड्स के मिड पॉइंट को मिला के, उनके मध्य बिंदु को मिला के एक ट्रायंगल बनाया। पहली बात तो ये, चाहे मैं इस ट्रायंगल की बात करूं चाहे इस ट्रायंगल की बात करूं, दोनों ही ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। कैसे जानते हैं? अब यहां पे देखिए, अगर ये साइड स्मॉल ए है, ये साइड स्मॉल ए है, ये 120 डिग्री का एंगल है, तो क्या ये वाली साइड आपकी ए रूट 3 होगी क्या? ये साइड स्मॉल ए 120 डिग्री का एंगल है, तो 120 डिग्री के सामने की साइड आपकी ए रूट 3 होगी क्या? ये साइड स्मॉल ए 120 डिग्री का एंगल है, तो उसके सामने की साइड भाई ये भी ए रूट 3 होगी। यानी कि ट्रायंगल ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है। ट्रायंगल ए सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड ए रूट 3, जिसमें से प्रत्येक साइड कितनी है? ए रूट 3 है। ट्रायंगल ए सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक साइड कितनी है? ए रूट 3 है। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आया सबको? ईच साइड ए रूट 3। दूसरी बात, अगर मैं यहां पे ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके बारे में बात करूं कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर है इसकी साइड्स के ये भी इक्विलेटरल आएगा। कैसे? देखिए, ये तुम्हारी साइड ए बी है जिसकी लेंथ कितनी स्मॉल है, साइड पी क्यू की लेंथ कैसे निकालोगे? जो लेंथ पी क्यू की होगी जाहिर सी बात है वही लेंथ पी आर की होगी, वही लेंथ आपकी ये क्यू आर की होगी। अच्छा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए एफ से सी को मिला दूं, अगर मैं एफ से सी को मिला दूं तो मुझे बताना क्या ये ट्रिपेजियम नहीं बन गया? ए बी सी एफ, ए बी सी एफ, ए बी सी एफ ट्रिपेजियम बन गया। जैसे ही मैंने डायगोनल मिलाया, एफ सी ये रेगुलर हेक्सागन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर एक नीचे, तो नीचे वाले पार्ट्स को देखिए ए बी सी एफ ट्रिपेजियम बन गया। ये साइड स्मॉल ए है, सो ये कांटा दूरी जो है एफ सी ये कितनी है? 2a होगी। ये तो 2a होगा डायगोनल।
अब ये ट्रेपेजियम है, इसकी नॉन पैरेलल ये जो साइड है आपकी AF और BC इसका मिड पॉइंट है, P इसका मिड पॉइंट है, क्यों? सो PQ की जो लंबाई होगी मिड पॉइंट थ्योरम से A + 2A का हाफ यानी कि 3A/2 होगा। क्या 3A/2 होगी? PQ की लेंथ कितनी होगी? 3A/2। सो दिस PQ इज व्हाट? 3A/2। ये भी कितना आएगा? सिमिलरली ये भी 3A/2 आएगा, ये भी आपका 3A/2 आएगा। तो इस तरीके से यदि कोई सवाल बना दिया और आपको इसकी लेंथ निकालने की जरूरत पड़े तो आपको हमेशा इस तरीके से ट्रेपेजियम बना के उसका एवरेज लेना है, ये स्मॉल है और ये 2A और ये बाई 2। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल PQR is an equilateral triangle with side 3A/2 क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? तो यहां पे ये दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। इसकी साइड तो है कितनी? A√3, बड़ा गंदा सा लिखा है। इसकी साइड कितनी है? A√3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड A√3 और इसकी साइड 3/2। A√3 का मतलब 1.732, 3/2 का मतलब 1.5 है। तो बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा आपका? बड़ा होगा। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? तो ये सारी बातें हैं जो रेगुलर हेक्सागन के केसेस में हम आपको याद रखनी। अब इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट, इस पे भी एसएससी ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, रेगुलर ऑक्टागन। उसके मैं बताऊंगा कि एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं। तो अब देखेंगे हम रेगुलर ऑक्टागन के बाद। सपोज अपने पास एक रेगुलर ऑक्टागन है, सम अष्टभुज, जिसमें 8 साइड है। तो रेगुलर ऑक्टागन आपका किस तरीके से होगा? इस तरीके से। ये मैंने आपके सामने बनाया एक रेगुलर ऑक्टागन, ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, इस तरीके से आपका रेगुलर ऑक्टागन है। ठीक है, इसमें आपकी 8 साइड में इसका नाम दे रहा हूं ABCDEFGH। ये आपका रेगुलर ऑक्टागन हो गया। इसकी 8 साइड है, 8 की 8 साइड इक्वल है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो रेगुलर ऑक्टागन की प्रत्येक साइड को मैंने मान लिया स्मॉल a। रेगुलर ऑक्टागन की साइड कितनी? स्मॉल a। ठीक है, तो आपको निकालना है इस रेगुलर ऑक्टागन का एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ये सवाल एकदम एसएससी सीजीएल लेवल का है और पूछा जा सकता है कि यदि किसी रेगुलर ऑक्टागन की साइड स्मॉल a हो तो रेगुलर ऑक्टागन का एरिया कितना होगा? तो रेगुलर ऑक्टागन का एरिया का फॉर्मूला याद रखना है आपको, 2 × √2 + 1a²। रेगुलर ऑक्टागन का एरिया होता है 2 × √2 + 1a²। एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, जहां पे स्मॉल a रेगुलर ऑक्टागन की साइड है, कितना होता है? 2 × √2 + 1a²। 2 × √2 + 1a²। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। क्लियर? अब ये रेगुलर ऑक्टागन का एरिया 2 × √2 + 1a² मैं आपको 2 तरीके से प्रूफ करके बताऊंगा, आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए। क्लियर है? चलिए समझेंगे ध्यान से। मैंने आपको किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एरिया का फॉर्मूला बताया था, क्या? Na²/4 cot 180 डिग्री बाई n। ये बताया था हमने किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एरिया का फॉर्मूला, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, a क्या है? लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो यहां पे अगर मैं रेगुलर ऑक्टागन के लिए बात करूं तो स्मॉल n कितना हो जाएगा आपका? 8। सो एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन कितना हो जाएगा फिर? एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, यदि मैं रेगुलर ऑक्टागन के एरिया की बात करूं तो n की जगह मैं 8 पुट करूंगा। 8a²/4 cot 180 डिग्री बाई n, और n का मतलब कितना जाएगा आपका? 8। सो 4 से 8 2 बार तो हो जाएगा 2a² cot कितना हो जाएगा तुम्हारा? 22.5 डिग्री, 22.5। ठीक है, 22.5 डिग्री कॉट 22.5 डिग्री, 2a² कॉट 22.5 डिग्री। ये हो जाएगा आपके रेगुलर ऑक्टागन का एरिया, 2a² कॉट 22.5 डिग्री। अब मेरे पास समस्या ये आ गई कि कॉट 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे कैसे? इसके लिए आनी चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्री। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सभी ने, tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही होता है 2 tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलो यही है। अगर मैं इसमें थीटा इक्वल टू 22.5 पुट करूं, थीटा इक्वल टू 22.5, तो tan 2 थीटा यानी कि tan 45 कितना हो जाएगा? 1 बराबर, मैंने ये मान लिया कि tan 22.5 डिग्री जो है, tan 22.5 डिग्री जो है भाई वो आपका x है। मैंने 22.5 डिग्री को क्या मान लिया? x मान लिया। समझते हैं ना? tan 2 थीटा मतलब tan 45 1 हो गया, 2 tan 22.5 मतलब x, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो मैं ये कह सकता हूं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 2x के। इसको हम इधर ले आते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x किसके इक्वल आएगा आपका? 1 के। एक्स स्क्वायर प्लस 2x किसके इक्वल आएगा आपका? 1 के। हम इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 1। अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड करता हूं, समझते रहना, तो यहां से x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा आपका? 2 के। अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 है तो जाहिर सी बात है कि आपका x प्लस 1 किसके इक्वल आएगा? √2 के। अगर x प्लस 1 √2 है तो मैं ये कह सकता हूं कि x की वैल्यू कितनी आएगी? √2 माइनस 1। x की वैल्यू कितनी आएगी? √2 माइनस 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। यदि यहाँ पे थीटा की जगह 22.5 रखोगे तो tan 45 1 हो जाएगा। 2x tan 22.5 को मैंने x मान लिया, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गया, उसको मैंने सिंपलीफाई किया तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी? √2 माइनस 1। √2 माइनस 1 कहने का मतलब है tan 22.5 x की वैल्यू √2 माइनस 1 है। सो जरा बताएंगे फिर cot 22.5 की वैल्यू कितनी होगी? cot 22.5 तो फिर 1 बटा x होगा ना, यानी कि 1 बाई √2 माइनस 1 यानी कि √2 प्लस 1।
सो कॉट 22.5 डिग्री की वैल्यू फिर कितनी आएगी आपकी, √2+1, यानी कि रेगुलर ऑक्टागन का एरिया कितना होगा, 2 इंटू कॉट 22.5 यानी कि √2+1 a²। ये है आपके रेगुलर ऑक्टागन के एरिया निकालने का फॉर्मूला, 2 इंटू √2+1 a²। यदि किसी रेगुलर ऑक्टागन की साइड स्मॉल a हो तो रेगुलर ऑक्टागन का एरिया होता है 2 इंटू √2+1 a²। कहां से आया, मैंने सिंपल सा आपको प्रूव करके दिखाया, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा यहां पे आपको यूज करना था। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड आपके रेगुलर ऑक्टागन का एरिया कैलकुलेट करने का। दूसरा सिंपल सा मैं तरीका बताना चाहूंगा, आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि रेगुलर ऑक्टागन बनता कैसे है। सपोज मैं आपके सामने एक स्क्वायर बनाता हूं, एक वर्ग बनाता हूं। सपोज मैं आपके सामने एक स्क्वायर बनाता हूं, यदि मैं इस स्क्वायर के प्रत्येक कॉर्नर से एक राइट एंगल ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से काट के निकाल लूं। मैंने इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल यहां से काट के निकाल लिया, जिससे कि आपको एक रेगुलर ऑक्टागन बन जाए। रेगुलर ऑक्टागन बनता कैसे होता है, कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट वर्ग है, उसके प्रत्येक कॉर्नर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से कट करके निकाल लेते हैं और आपकी जो फिगर बचती है वो क्या होती है, एक रेगुलर ऑक्टागन होती है। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, मैंने एक स्क्वायर, एक वर्ग लिया था, उसके प्रत्येक कॉर्नर से मैंने क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कुछ इस शेप का था मैंने काट के निकाल लिया और आपका क्या बन गया, एक रेगुलर ऑक्टागन बन गया था। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी को? तो अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर ऑक्टागन स्क्वायर की, एक स्क्वायर को किसी भी वर्ग को उसके चारों कोने से 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल काट के मिलता है। ठीक है भाई, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। सपोज मैं इस रेगुलर ऑक्टागन को नाम देता हूं ABCDEFGH। क्लियर है भाई? अगर रेगुलर ऑक्टागन की साइड स्मॉल a है तो ये साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल है, ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है। मुझे बताएंगे कि रेगुलर ऑक्टागन का ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 360/8। रेगुलर ऑक्टागन में 8 साइड है ना, 360/10 यानी कि 45 डिग्री का। रेगुलर ऑक्टागन का ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का होगा। तो मुझे बताएंगे क्या ये एंगल 45 डिग्री का है, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है, दैट मींस ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का। ईच एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। नाउ ये एंगल कितने का है आपका, 90 डिग्री का है। 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल आपके काटे गए थे, ये भी 90 डिग्री का है। दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने a है तो 45 डिग्री के सामने ये लेंथ क्या, a/√2 नहीं होगी, a/√2 होगी। समझते हैं ना? अगर 90 डिग्री के सामने राइट एंगल में a है तो 45 डिग्री के सामने ये लेंथ क्या, a/√2 नहीं होगी, a/√2 नहीं होगी। ई से एफ तक मुझे पता है कि ये आपके रेगुलर ऑक्टागन की साइड है, दैट मींस स्मॉल a होगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है जिससे आपका रेगुलर ऑक्टागन काट के बनाया गया, उस स्क्वायर की जो कंप्लीट साइड है, इस स्क्वायर की जो कंप्लीट साइड है ये a/√2 प्लस a/√2, a प्लस a/√2 प्लस a/√2 यानी कि 2a/√2 यानी कि a प्लस a√2, a प्लस a√2 नहीं होगी क्या, इस स्क्वायर की कंप्लीट साइड। ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर की कंप्लीट साइड कितनी जाएगी आपकी, a प्लस a√2। a प्लस a√2 साइड के स्क्वायर में से अगर आप 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल कॉर्नर से काट लो तो आपका a साइड का रेगुलर ऑक्टागन बच जाएगा। ये साइड a थी, a/√2, ये भी a/√2 होगा, ये a/√2, a/√2 तो पूरा लेंथ कितना हो गया, a प्लस a√2। क्लियर है भाई? किसी को कोई समस्या इसमें समझ में? अगर मुझे निकालना हो रेगुलर ऑक्टागन का एरिया, मतलब इसका एरिया, तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, 4 राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, आ जाएगा। समझते हैं? तो पूरे स्क्वायर की साइड है a प्लस a√2, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, a प्लस a√2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना होगा, समझते रहना, स्क्वायर का एरिया होगा आपका a प्लस a√2 का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस करूंगा मैं इन 4 राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, जो कि कितना होगा, 4 टाइम्स 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि a/√2 इंटू a/√2। यही बात है, बोलिए यही है। ये क्या है आपका a प्लस a√2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 4 से आपका 4 कटेगा, कितना आया आपका a स्क्वायर, कितना आया आपका a स्क्वायर। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? a प्लस a√2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सिंपल सी बात है। अब देखिए ध्यान से, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस b करोगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस a√2। अगर a माइनस b करोगे तो कितना हो जाएगा आपका a√2। यही बात है। अगर देखिए 2a प्लस a√2 है, मैं यहां से क्या कॉमन लेता हूं, a√2 कॉमन ले लूं, 2a प्लस a√2 में से a√2 कॉमन ले लूं तो a√2 इंटू a√2 कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और यहां पे बचेगा क्या आपका √2 प्लस 1 ये बचेगा। तो ये आ गया आपके रेगुलर ऑक्टागन का एरिया, फिर से 2 इंटू √2 प्लस 1a स्क्वायर। ये होगा आपके सम अष्टभुज का एरिया, 2 इंटू √2 प्लस 1a स्क्वायर। सवाल एकदम एसएससी लेवल का है कि यदि किसी रेगुलर ऑक्टागन की साइड a हो तो उसका एरिया कैसे निकालोगे। 2 मेथड हो सकते हैं, मैंने आपको दोनों मेथड बताए, सीधा फॉर्मुला भी मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि पूरे कंप्लीट स्क्वायर की साइड में से चारों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आपके रेगुलर ऑक्टागन का एरिया कितना आ गया, 2 इंटू √2 प्लस 1a स्क्वायर। क्लियर है? सिंपल सी बात है। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट सिंपल सी बात समझेंगे। सपोज आपके पास में एक रेगुलर ऑक्टागन फिर से बनाता हूं, ये बनाया हमने एक रेगुलर ऑक्टागन।
अब इस रेगुलर ऑक्टागन की प्रत्येक साइड क्या होगी, सारी की सारी साइड क्या होगी, आपस में इक्वल होगी लेंथ में। रेगुलर ऑक्टागन की साइड क्या होगी, आपस में इक्वल होगी लेंथ में। क्लियर है? ओके चलिए, जैसे ये है आपका ए बी सी डी ई एफ जी। क्लियर है? समझते रहना ध्यान से। नाउ अगर यहां पर रेगुलर ऑक्टागन की साइड जो है आपकी स्मॉल ए है, रेगुलर ऑक्टागन की साइड क्या है आपकी स्मॉल ए है, तो आपके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल जो होंगे, डायगोनल की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बड़ा सवाल है। डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे? मुझको पता है कि रेगुलर ऑक्टागन मिलता कैसे है, स्क्वायर की जो आपकी साइड होती हैं, जो एक कंप्लीट स्क्वायर है उसके चारों कॉर्नर से चार कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल काट के ही आपका इरेगुलर ऑक्टागन बनता है। जैसे आपको यहां पे इस फिगर में दिखाई दे रहा है, मैं इस तरीके से कंप्लीट कर दूं तो ये आपका स्क्वायर बनेगा। ये 90 है भाई, ये 90 है, ये 90 है भाई, और ये भी आपका 90 है। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आप देखेंगे, आप ध्यान से, अगर मैं रेगुलर ऑक्टागन के शॉर्टेस्ट डायगोनल की बात करूं, तो यदि मैं वर्टेक्स जी को पकड़ लूं, एक वर्टेक्स छोड़ दूं, अपोजिट वर्टेक्स से ऐसे मिला दूं जीई, तो मुझे बताना क्या ये रेगुलर ऑक्टागन का शॉर्टेस्ट डायगोनल है? शॉर्टेस्ट डायगोनल है, ये सबसे छोटा विकर्ण, ये रेगुलर ऑक्टागन का सबसे शॉर्टेस्ट डायगोनल है। शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा जीई, शॉर्टेस्ट डायगोनल सबसे छोटा विकर्ण। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? क्लियर सी बात है, सिंपल सी, जीई सबसे शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा। दूसरी बात, अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचूं, एक ऐसा डायगोनल खींचूं जो रेगुलर ऑक्टागन को दो इक्वल एरिया में बांट दे, जैसे कि हम यहां पे खींचते हैं जीसी, तो जीसी क्या है? एक ऐसा डायगोनल है जो रेगुलर ऑक्टागन को दो इक्वल एरिया में बांट रहा है, ये वाला। क्योंकि देखिए 1 2 3 4, चार साइड इस डायगोनल से नीचे, 1 2 3 4, चार साइड इस डायगोनल से ऊपर, तो ये जो डायगोनल है रेगुलर ऑक्टागन को दो इक्वल एरिया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यही आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा। तो जीसी क्या है? आपका रेगुलर ऑक्टागन का सबसे बड़ा विकर्ण, यानी कि लॉन्गेस्ट डायगोनल। क्या है ये आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल? रेगुलर ऑक्टागन का जीसी लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? समझते रहना। अब ये आया कहां से? सॉरी, जीई शॉर्टेस्ट डायगोनल, जीसी लॉन्गेस्ट डायगोनल। आपको रेगुलर ऑक्टागन के केस में याद रखनी है कि ये जो जीई है और ये जो जीसी है, शॉर्टेस्ट डायगोनल से लॉन्गेस्ट डायगोनल का जो रेशियो होता है लेंथ का, ये 1:√2 होता है। कभी आपसे ऐसा सीनियर पेपर में पूछ लिया कि किसी भी रेगुलर ऑक्टागन के शॉर्टेस्ट डायगोनल सबसे छोटे विकर्ण एंड लॉन्गेस्ट डायगोनल सबसे बड़े विकर्ण की लेंथ का रेशियो क्या है, तो शॉर्टेस्ट डायगोनल लॉन्गेस्ट डायगोनल की लेंथ का जो रेशियो होगा भाई हमेशा वो 1:√2 होगा, 1:√2। ये आया कहां से, ये भी आपको समझना है। चलिए, अगर सपोज थोड़ी देर के लिए मैं ये ई से सी को मिला दूं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ई से सी को मिला दूं, समझते हैं ना? रेगुलर ऑक्टागन में ये वर्टेक्स जी है, एक वर्टेक्स छोड़ के नेक्स्ट वर्टेक्स से मिलाया तो ये शॉर्टेस्ट डायगोनल। रेगुलर ऑक्टागन में ये वर्टेक्स ई है, एक वर्टेक्स डी छोड़ के सी से मिलाया तो ये भी शॉर्टेस्ट डायगोनल। क्या जीई की लेंथ ईसी के बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जीई बराबर ईसी होगा, सेम पिक्चर है। अरे भाई सेम पिक्चर है, जीई बराबर ईसी होगा। जो लेंथ जीई की है वही लेंथ ईसी की होगी। क्लियर है? जो लेंथ जीई की है वही लेंथ ईसी की होगी। क्लियर है भाई? कोई समस्या किसी को? जो लेंथ जीई की है वही लेंथ ईसी को, कि भाई सेम ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, यही होगी। रेगुलर ऑक्टागन का प्रत्येक इंटीरियर एंगल 135 डिग्री और प्रत्येक एक्सटीरियर 145 डिग्री का होता है। तो ये इंटीरियर तुम्हारा 135 का है, ये 135 डिग्री का एंगल है। अगर ये 135 है तो बाकी दोनों ये हाफ हाफ, ये एंगल कितने का है? 22.5 डिग्री, 22.5। ये एंगल भी कितना होगा? 22.5 यानी कि 22.5। तो बीच वाला एंगल मुझे बताना क्या ये एंगल 90 डिग्री का होगा? ये एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी कि ट्रायंगल जीईसी, ट्रायंगल जीईसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है। ट्रायंगल जीईसी कैसा त्रिभुज होगा आपका? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज। कैसे? रेगुलर ऑक्टागन का प्रत्येक इंटीरियर 135 डिग्री का, सो 135 तो 22.5, ये 135 ये वाला तो ये 22.5, सो बीच वाला एंगल 22.5, 45 से 90 डिग्री का बचा। यानी कि ट्रायंगल जीईसी राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल होने के साथ साथ ये आइसोसेलेस भी है। तो ये ट्रायंगल जीईसी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये 90 है, तो क्या ये दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे? सही बात है, ये 90 है, ट्रायंगल जीईसी आइसोसेलेस है, 90 तो 45 के होंगे। 45 के सामने साइड है, 45 के सामने तुम्हारा डायगोनल, 45 के सामने तुम्हारा डायगोनल इक्वल है, तो 90 डिग्री के सामने जो डायगोनल है क्या ये √2 नहीं होगा? रेशियो 90 45 ट्रायंगल में 1:1:√2 का होता है ना। यानी कि अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूस कितना होगा आपका? √2 यूनिट। तो आपको बात याद रखनी, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है कि किसी भी रेगुलर ऑक्टागन के शॉर्टेस्ट डायगोनल और लॉन्गेस्ट डायगोनल की जो लेंथ का रेशियो होता है वो हमेशा 1:√2 होता है, क्योंकि ये तुम्हारा ट्रायंगल जीईसी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 90 45 1:1:√2। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की किसी भी भाई को? ठीक है, चलिए, तो ये सारी थ्योरी थी आपकी रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड, जो आपको पता होनी चाहिए। एकदम बेसिक सी बातें थी, मैंने जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको सब कुछ कराया है। अब जो मेन चीज है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चाहे कंसेप्ट आप 10 बार पढ़ लो, चीजें नहीं होने वाली जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चंस करेंगे।